चलिए, कल आपने होमवर्क दिया था, आपको किया होगा आपने, जमा कि नहीं जमा मालूम नहीं, बोले करके देखना पड़ेगा। पहले तो फॉर्मूले याद किए कि नहीं आपने? कम से कम एक बार, जस्ट एक बार पढ़ लो, ताकि सारे फॉर्मूले वो आज काम में आने वाले हैं। इन्वेंट्री लेवल्स के जो फॉर्मूले हमने देखे थे, आरओएल याद है क्या? आरओएल के दो फॉर्मूले थे, क्या थे? मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, दैट्स ऑल। ये हो गया आरओएल। फिर उसके बाद हम आए थे, आरओएल का और एक फॉर्मूला था कि मिनिमम स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन, दो प्रकार से निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार से निकालो। फिर उसके बाद हमारा था मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल और स्टॉक लेवल इज इक्वल टू आरओएल माइनस मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम कंजम्पशन रेट प्लस क्यू और ईओक्यू, ऑर्डर क्वांटिटी जो भी होगी। ये था आपका मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, सॉरी मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। फिर था मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, तो वो था मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम माइनस एवरेज इंटू एवरेज, और आरओएल माइनस एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज कंजम्पशन रेट, याद है ना आपको? फिर मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, फिर एवरेज, एवरेज यानी मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, या दूसरा एक दिया था एस एस प्लस क्यू बाई 2। एस एस मतलब सेफ्टी स्टॉक, मतलब मिनिमम स्टॉक हम लोग। अच्छा ठीक है ना। अब उसमें देखो, इतना तो समझा आपको कि एवरेज जो है, एवरेज ये क्यू बाई 2 है, इतना तो मालूम है पक्का। कि सपोज स्टॉक इज जीरो, मतलब सेफ्टी स्टॉक जीरो है, तो अपना ऑर्डर क्यू क्वांटिटी करते हैं, तो क्या होगा? जीरो से क्यू, फिर धीरे धीरे जीरो, फिर क्यू माला है कि फिर जीरो, फिर जीरो, फिर माला है कि फिर, तो एवरेज तो क्यू बाई 2 हो गया, प्रोवाइडेड स्टॉक इज जीरो। लेकिन आप यदि कुछ सेफ्टी स्टॉक रखना चाहते हो तो वो परमानेंट रहेगा ना, बिकॉज सेफ्टी स्टॉक मीन्स मिनिमम स्टॉक, यानी मिनिमम आपको उतना चाहिए, तो इसमें प्लस एस एस कर दो, दैट विल बिकम एवरेज स्टॉक। होगा कि नहीं होगा? एक तरीका। दूसरा तरीका समझने का ये है कि मान लो कि ये सेफ्टी स्टॉक है आपका, कितना यूनिट बोलो आप, कितना भी बोलो जो मन में आएगा, 1000 यूनिट मान लो, ठीक है, और ऑर्डर क्वांटिटी मान लो आपकी 5000 है, तो आपका जो स्टॉक है वो 1000 से कम कभी नहीं जाएगा, बिकॉज सेफ्टी स्टॉक है ना, मिनिमम स्टॉक। नॉर्मली वी डोंट वांट टू डिग आउट ऑफ दैट स्टॉक, इसीलिए उसको बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक, बराबर है। तो जैसे मान लो आपके पास 1000 यूनिट है और 5000 और आ गए, क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी 5000 है, तो 5000 और एक कितना हो जाएगा? 6000। तो स्टॉक लेवल पहुंचेगा 6000 में, बराबर है। तो आपका मिनिमम 1000 रहेगा सेफ्टी स्टॉक, और 1000 प्लस जिस दिन 5000 का माल आता है उस दिन 6000 हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, ऐसा तो करते ही है अपन। तो 6 एक 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 3500। तो इसको हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये 1000 तो है ही, ठीक है। तो आप अपना फॉर्मूला जो दिया था एस एस प्लस क्यू बाई 2, इससे भी इतना था कि नहीं, देख लो कैसा आता। 1000 एस एस है, क्वांटिटी 5000 एट ए टाइम है, डिवाइडेड बाय 2 करो, 2500 प्लस 1000, 3500, ठीक है। सिर्फ इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि दोनों फॉर्मूले से अलग आता है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है एवरेज, तो एवरेज कितने भी प्रकार से निकाल सकते हैं, तो बोथ फॉर्मूले आर अप्लीकेबल, एलिजिबल। फिर हम एग्जाम में क्या करेंगे, उसके लिए मैंने कल बताया, डेटा अवेलेबल है वैसा करो, यदि दोनों के लिए अवेलेबल है दोनों कर डालो, क्या 1 मिनट का काम रहता है, ठीक है। तो ये था आपका एवरेज स्टॉक। फिर था डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या थी? एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेसेस, ठीक है। तो जो आज सिर्फ आए होंगे डायरेक्ट, तो उनको ये फॉर्मूले पेज नंबर 2.2 पे है, थोड़े से इतने पढ़ पढ़ के करने पड़ेंगे, और आप एडमिशन लेने के बाद आपको बैकअप मिल जाएगा, जितना भी दिन मिस हुआ है उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे साथ, सो दैट पैचअप हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी हम जो कल का होमवर्क है उसके बारे में सॉल्व करते हैं। आपने किया होगा,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2.5, पहले कितने लोगों ने किया हाथ ऊपर करो। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आप बैठिए, आप होमवर्क करेंगे तो आपको 80 के ऊपर मार्क आएंगे, ठीक है। नहीं करेंगे तो मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता, ठीक है। रेगुलर होमवर्क करेंगे तो सब तैयार हो जाता, कुछ भी नहीं करना पड़ता फिर। चलो देखो, मटेरियल एक्स एंड वाई, देयर आर टू मटेरियल्स एक्स एंड वाई। तो जैसे मैंने बताया जितने मटेरियल्स होंगे उतने अलग अलग लेवल होंगे उसके, सबका एक नहीं रहता है, ठीक है। सो देयर आर टू मटेरियल, सो देयर विल बी टू लेवल, हर चीज के दो दो लेवल हो गए। मिनिमम यूसेज इज 50 यूनिट्स पर वीक। अब ये मिनिमम यूसेज 50 यूनिट्स पर वीक किसके लिए है, एक्स के लिए है कि वाई के लिए है? दोनों के लिए होना चाहिए, जैसा प्लेन प्रॉब्लम पढ़ने से, बराबर है ना। तो हम यहां लिखते हैं कंजम्पशन रेट, उसी को बोलते हैं यूसेज रेट। टू कंज्यूम मीन्स टू यूज, यूसेज रेट यहां पे पर वीक दिया हुआ है, यूसेज रेट पर वीक दिया है, दिखा क्या आपको? ठीक है। अब अपने पास तीन एस्टिमेट रहते हैं, मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम, बराबर है। एंड देयर आर टू मटेरियल्स एक्स और वाई, देयर आर टू मटेरियल्स एक्स और वाई, दो मटेरियल है ना कि नहीं है? ठीक है। तो मिनिमम कितना है एक्स के लिए 50, बराबर है, और वाई के लिए भी 50। आगे बढ़ते, मैक्सिमम यूसेज 150 यूनिट्स ईच पर वीक। अभी किसके लिए, एक्स के लिए कि वाई के लिए? दोनों के लिए। तो यहां पे लिखेंगे 150 150। अब वो एवरेज की बात नहीं कर रहा है, तो यदि नहीं दिया तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 ऐसा मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 150 प्लस 50 200 डिवाइडेड बाय 2 100, तो इधर भी 100। तो यह है यूनिट्स पर वीक। ये क्या है? यूनिट्स पर वीक, यूनिट्स पर वीक हर जगह पे। तो हमें दोनों मटेरियल के लिए मिल गया कि हाउ मच शुड बी द कंजम्पशन, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। यहां तक समझ गया। फिर हमें चाहिए ये यूसेज रेट मतलब कंजम्पशन रेट, फिर चाहिए लीड टाइम, लीड टाइम उसको हम बोलते हैं एलटी। उसमें भी दो मटेरियल है एक्स और वाई, ठीक है। फिर इसमें भी हमें चाहिए मिनिमम, फिर एवरेज और फिर मैक्सिमम। ये वीक्स में होना चाहिए। क्यों वीक्स में होना चाहिए? क्योंकि उसने यूसेज रेट पर वीक दिया, यूसेज रेट पर वीक दिया तो आपका लीड टाइम भी वीक में होना चाहिए, नहीं तो वो कॉम्पेटिबल नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई करना गलत हो जाएगा। अब क्या दिया है देखिए, डिलीवरी पीरियड, डिलीवरी पीरियड मतलब लीड टाइम। व्हाट इज लीड टाइम? इट इज मिनिमम, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द ऑर्डर आफ्टर प्लेसिंग इट, टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द गुड्स, वही है। अब उसने बोला 4 to 6, अब इसका मतलब हम क्या मानेंगे? डिलीवरी पीरियड एक्स के लिए 4 to 6 क्या मानेंगे कि मिनिमम 4 वीक्स है, मैक्सिमम 6 वीक्स है, का मतलब हुआ एवरेज 6 4 10 डिवाइड बाय 2 5 वीक्स। यहां तक समझ गया? ठीक है। फिर उसके बाद y के लिए 2 to 4 वीक है, तो मिनिमम हो गया 2 वीक्स, मैक्सिमम हो गया 4 वीक्स, और 2 4 6 डिवाइड बाय 2 3 वीक्स। तो ये हमें मिल गया। फिर आगे दिया है ऑर्डर क्वांटिटी Q, ऑर्डर क्वांटिटी Q। नाउ दैट मे बी EOQ और इट मे बी एनी अदर क्वांटिटी, दैट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटी, तो ऑर्डर क्वांटिटी Q जो है वो कितनी है? X के लिए 1000 यूनिट्स है और Y के लिए 600 यूनिट्स है, ठीक है। यहां तक समझ गया? तो अभी तक मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम को मैंने थोड़ा सा अपने को फटक से समझेगा इस हिसाब से लिख लिया, बाकी कुछ भी नहीं किया। आपको दिखता है बोर्ड? नहीं तो फिर सामने आ जाइए, थोड़ा इन सरक जाएंगे, मतलब इनकेस यू हैव प्रॉब्लम, वो कॉर्नर में जो बैठे हैं प्रॉब्लम होगा तो आप थोड़ा सरक जाइए बैठने, क्योंकि पिलर आता होगा बीच में, तो हाँ इसलिए बोल रहे हैं। सामने के बेंच पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। दिखने में पिलर वालों को प्रॉब्लम है तो तीनों जने आ जाओ इधर, पीछे के दो या एक जिनको भी आना है आ जाओ।
ये भी है, वो बेंच खाली है, इधर बेंच खाली है, जैसे बैठना है आपको बैठिए। चलो, तो ये प्रॉब्लम लिख के हो गया। अब करना क्या है, क्या पूछा, कैलकुलेट फॉर ईच मटेरियल। मतलब क्या क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? कैलकुलेट फॉर ईच मटेरियल यानी हर मटेरियल के लिए निकालना है। क्या निकालना है? ये जो अपन ने देखा है वो सब निकालना है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, सब कुछ निकालना है। ठीक है, तो निकाल डालते हैं, पहले ही प्रॉब्लम में। तो पहले अपन जैसा अपन जो पढ़े वो सीक्वेंस में भी निकाल सकते हैं, या इसने जो पूछा वो सीक्वेंस में भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट अस कैलकुलेट इन द सीक्वेंस इन विच वी हैव कैलकुलेटेड। तो पहले अपन ने निकाला था आरओएल, तो पहले आरओएल निकाल लेते। ठीक है, एक आरओएल, तो आरओएल का फॉर्मूला क्या था हमारा, मैक्सिमम लीड टाइम, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एग्जाम में भी, इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन यानी सी रेट, कंजम्पशन रेट मतलब यूसेज रेट। अब दो मटेरियल है तो यहां पे लिखेंगे हम फॉर एक्स एंड फॉर वाई, ताकि हमें दो दो बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, एक साथ दोनों। यहां तक समझा है? अब मैक्सिमम लिमिट लीड टाइम एक्स के लिए कितना है, वाई के लिए कितना है, 6 वीक और 4 वीक। दिखा क्या, मैक्सिमम लीड टाइम 6 वीक और 4 वीक। तो इधर से उधर लिखना है आपको, कितना सिंपल है, 6 वीक 4 वीक। इसको बोलते हैं होलसेल में प्रॉब्लम करने का मतलब, दोनों साथ साथ। फिर मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, फिर देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, यूसेज रेट कितना है, 150 और 150। दिख रहा ना, मैं उधर अंडरलाइन भी कर रहा हूं लाल से। ठीक है, तो 150 लिख दीजिए, 150 150, तो 1500 का 90, 900 और 15 चौक 60, 600 यूनिट्स। कोई भी डाउट है तो फट से पूछने का, डोंट वेट टिल द प्रॉब्लम इज ओवर और टिल द क्लास इज ओवर, एंड नेवर वेट टिल द कोर्स इज ओवर। तुरंत पूछो, ठीक है, क्योंकि वो डिफिकल्टी पाइलअप हुई तो फिर अपना दिमाग चलता नहीं, बाद में ऐसा लगता गड़बड़ हो रहा है सब। तो इसलिए तुरंत तुरंत पूछ लेना चाहिए। फिर दूसरा हम निकाला था, याद है क्या, मैक्सिमम, वो निकाल दो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल या इन्वेंट्री लेवल, या सिर्फ लेवल लिखा तब भी चलता, मैक्सिमम स्टॉक लेवल या मैक्सिमम लेवल। क्या फॉर्मूला था हमारा, आरओएल माइनस मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम कंजम्पशन रेट प्लस क्यू, याद है ना। बस अब एक्स के लिए और वाई के लिए, अब दोनों का आरओएल अपने पास ऊपर ही है, 900 600 माइनस माइनस, सिंपल है। फिर मिनिमम लीड टाइम कितना दिया हुआ है, 4 और 2, एक्स के लिए यहां देखो 4 और 2 मिनिमम लीड टाइम, तो वो लिख दीजिए 4 2 इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, सॉरी मिनिमम कंजम्पशन रेट, वो क्या है 150, नहीं 50 डाल दो, 50 प्लस, कोई डाउट है तो पूछ लो, क्यू कितना दिया है, ऑर्डर क्वांटिटी 1000 और 600, दिखा क्या है, ये देखो यहाँ पे 1600, तो लिख दो 1600। यानी बेसिक क्या है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला याद होना, बाकी तो कुछ है ही नहीं उसमें। फिर कैलकुलेट कर लो, सो कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर 900 माइनस 200 प्लस 1000, 1700 आ रहा क्या, यूनिट्स में होगा। फिर 600 माइनस 100, 600 600 1200 माइनस 100 यानी 1100। कोई डाउट है तो बोलो। तो आपने किया तो आंसर मैच हो रहे कि नहीं आपके, देखो हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो ये हो गया सेकंड। फिर उसके बाद क्या किया था अपन ने, मिनिमम लेवल किया था, तो उसको बनाते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल। क्या फॉर्मूला था हमारा, ROL माइनस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन रेट।
ठीक है, x के लिए y के लिए। अब दोनों साथ साथ करने से फटफट हो जाता है, एक एक करेंगे फिर दो दो बार फॉर्मूला लिखेंगे, टाइम लगता है, तो ये सब प्रैक्टिस से मालूम हो जाता है। अब ROL अपन ने निकाल लिया है 900 600 माइनस माइनस, एवरेज लीड टाइम है आपका, एवरेज लीड टाइम 5 और 3 दिख रहा, मैं अंडरलाइन भी करके बता रहा हूं आपको, 5 और 3, तो वो लिख डालिए 5 एंड 3 इनटू एवरेज कंजम्पशन रेट, वो कितना है, एवरेज कंजम्पशन रेट 100 दिख रहा क्या, तो वो 100 लिख डालिए, कितना सिंपल है ना, 100। तो इसमें सबसे कठिन बात क्या है, फॉर्मूला याद होना बस, फॉर्मूला याद नहीं रहा तो फिर एग्जाम में नहीं जमेगा, तो फॉर्मूले रोज के रोज जितने हो गए उतने याद करो, फिर ये आएगा 300। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए। हेलो, यहां तक के हो गया मेरा, कोई डाउट है, एनीबॉडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क, कुछ भी डाउट है तो पूछना चाहिए। आपको कोई डाउट है, आपको पक्का, चल आगे चलते हैं। फिर अपन ने लिखा था, निकाला था एवरेज लेवल, ठीक है, तो ये हो गया 3 4 एवरेज लेवल, स्टॉक लेवल या इन्वेंट्री लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल या इन्वेंट्री लेवल, वो कैसे कैलकुलेट करते थे, तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, याद है ना, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम मतलब मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2, एग्जाम में पूरा लिखना चाहिए, सिर्फ मैक्सिमम प्लस मिनिमम नहीं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस कम से कम मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2, इतना तो भी लिखो। अब मैक्सिमम एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग, ठीक है, एक्स के लिए अलग और वाई के लिए अलग। अब देखिए मैक्सिमम क्या है, 1700 1100, 1700 1100, मिनिमम क्या है 400 300, टोटल करके डिवाइड बाय 2, तो 17 4 21 1050 यूनिट्स और 700 यूनिट्स, यहां तक समझा। और इसको और एक तरीके से करते हैं हम, क्या करते हैं, एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू एवरेज लेवल इज इक्वल टू एस एस प्लस क्यू बाई 2, एस एस मतलब मिनिमम स्टॉक, इसमें भी एक्स और वाई 2 है, अब मिनिमम कितना है 400 300 प्लस क्यू बाई 2, क्वांटिटी कितनी ऑर्डर करते हैं वो लोग 1000 एंड 600, तो 1000 डिवाइडेड बाय 2, 600 डिवाइडेड बाय 2, यह आएगा 900 और यह आएगा 600 यूनिट्स। अब दोनों के आंसर में थोड़ा थोड़ा फर्क है, पहले फॉर्मूले से दिख रहा क्या, पहले फॉर्मूले से इधर 1050 एक्स के लिए आ रहा है तो दूसरे से 900, आंदोलन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, देन वाई के लिए 700 तो 600, एवरेज है, एवरेज का यही प्रॉब्लम रहता है। देयर आर सेवरल वेज टू फाइंड आउट एवरेज, अर्थमेटिक हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीडियन मोड, ये सारे एवरेजेस है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लेते हैं, तो दोनों तरीके से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब और क्या पूछा है उसने देख लो, मिनिमम लेवल निकाल लिए, मैक्सिमम लेवल निकाल लिए, रीऑर्डर लेवल निकाल लिए, एवरेज स्टॉक लेवल निकाल लिए, खत्म, सब हो गया। अब आप बोलेंगे डेंजर लेवल नहीं निकाले, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, डेंजर लेवल यदि निकालना चाहते हो तो क्या चाहिए, लीड टाइम फॉर इमरजेंसी, वो दिया नहीं है तो नहीं निकाल सकते, तो नहीं होंगे उसकी कोई डेंजर लेवल, और क्या। ठीक है, यहां तक क्लियर है, चलो, तो ये प्रॉब्लम तो सिंपल है, हो गया। आगे देखिएगा क्वेश्चन 2.6,
Now the company uses three raw materials A, B, C for a particular product for which the following data apply. तो वैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे कार इंडस्ट्री है, से मारुति उद्योग लिमिटेड, तो उनके पास तो 5000 से ज़्यादा प्रकार के पुर्जे रहते हैं, 5000 से ज़्यादा, मतलब टायर अलग, ट्यूब अलग, टायर में भी अलग अलग मॉडल के लिए अलग अलग साइजेस, फिर उसके बाद डिस्क अलग, मतलब वो व्हील डिस्क अलग, स्टीयरिंग व्हील अलग, सबका हेड लैंप अलग, टेल लैंप अलग, कितने प्रकार के रहते, बाप रे बाप। एक कार मॉडल के लिए 5,000 आइटम रहते हैं, तो वो इन्वेंट्री सब पूरा मैनेज करना, यानी वो ऐसे समझे मारुति उद्योग का स्टोर्स देखेंगे तो 1.5 से 2 एकड़ का तो स्टोर्स है, 2 एकड़ लैंड में स्टोर्स फैला हुआ है, इतना बड़ा काम रहता है। और 5,000 आइटम है तो 5,000 बार ये निकालना पड़ेगा, सब कुछ लेवल उसकी। तो बोले अरे बाप रे, फिर कंप्यूटर रहते आजकल, जब नहीं थे तब हम मैन्युअली करते थे। कंप्यूटर हैज कम इन इंडिया आफ्टर 90, मतलब 90 के बाद थोड़े पॉपुलर हो गए, उसके पहले थे ही नहीं। तो ये सब स्टोर्स, अकाउंटिंग और सारा हम लोग मैन्युअली करते थे, और ये कैलकुलेटर से। और 86 में मैंने जब ज्वाइन किया था कंपनी, तो कैलकुलेटर भी नहीं थे, हेलो, देयर नो कैलकुलेटर्स, फैसिट मशीन थे, नहीं वो टाइपराइटर जैसा ऐसा मशीन। फिर उसमें मान लो 412 प्लस 518 करना है, तो उसको ऐसा 412 टाइप करो, और फिर वो मैकेनिकली घुमाना पड़ता है, ऐसा कर आवाज आता था एक सर्कल पूरा करने का। फिर 313 कर, फिर वो डायल पे आता था टोटल उसका। माइनस करना है, उल्टा घुमाने का हैंडल, ठीक है, माइनस करना है तो उल्टा घुमाने का। मल्टीप्लाई करना है, मान लो 412 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है, तो 412 1 2 3 4 5, स्क्रीन पे देखो कितना कठिन था ना। अब तो कितना आसान हो गया। अब तो कुछ दिन के बाद ऐसे भी कैलकुलेटर आएंगे कि ऐसा भी टेक्नोलॉजी आएगा कि यू थिंक एंड इट विल बी देयर, आंसर विल बी रेडी, यू थिंक एंड आंसर विल बी रेडी, ऐसा भी आने वाला है। बस ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, ब्लूटूथ में तो उसका नाम ग्रीन टूथ होगा, जो भी होगा ठीक है, तो ये भी आएगा। चलो एनीवे, तो 2.6, द कंपनी यूजेस 3 रॉ मटेरियल ABC फॉर विच, तो तीनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। रॉ मटेरियल यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अब आपको क्या दिया, देखो, यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है? मटेरियल है नहीं आपके पास, हेलो, मटेरियल नहीं, मटेरियल ले लो ना भाई, नहीं तो क्यों, मेरे पास इधर दिखाने के लिए नहीं है। मटेरियल, आई मीन सॉरी, यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, 1 यूनिट फिनिश गुड बनाने के लिए कितना लगता है ये समझ लो। जैसे एक कार बनाने के लिए टायर कितना लगते हैं? 5। एक कार बनाने के लिए 5 टायर। तो यदि आपका प्रोडक्शन 2000 कारें होगा तो 2000 इंटू 5, 10,000 ये आपका कंजम्पशन होगा या रिक्वायरमेंट होगा, एनुअल रिक्वायरमेंट जैसा भी हो। तो ये पर समझ लो। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है, देन प्राइस पर केजी दिया है, देन डिलीवरी पीरियड इन वीक्स, मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, ठीक है। तो जैसा प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए मेरे पास, 1 मिनट में देखता हूं, मेरे पास यदि पॉसिबल है तो स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। 2 मिनट, आप 1 मिनट लगेगा आपको। कौन सा प्रॉब्लम है ये अपना? 2.6। क्योंकि कुछ लोगों के पास मटेरियल नहीं, इसलिए मेरे को ये कार्यक्रम करना पड़ेगा। बढ़िया, आ गया ना? हाँ चलो, प्रॉब्लम आ गया तो यहीं पढ़ सकते हैं अभी। जिनके पास मटेरियल नहीं उनके लिए, बट आई टू बाय मटेरियल, क्योंकि ये सब ऐसा कॉपी पेस्ट बार बार करना मेरे लिए मुश्किल होगा। और अभी ये तो मटेरियल के प्रॉब्लम्स है, मटेरियल चैप्टर छोटे प्रॉब्लम रहते हैं, आगे बड़े बड़े प्रॉब्लम एक एक पन्ना रहेगा, तो ये यहाँ पे बार इधर उधर करना पड़ेगा, इसलिए यू मस्ट हैव योर मटेरियल। फिर होमवर्क भी करना है ना आपको, उसलिए भी चाहिए। चलो देखिए,
अब यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा, तो मैं भी आपको दिखाने में कंफर्टेबल रहूँगा। अब देखिए ये उसने ना पहले तो रीऑर्डर क्वांटिटी यानी क्यू दे दिया है 3 मटेरियल के लिए, प्राइस दे दी, चलो डिलीवरी पीरियड भी दे दिया है, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, यूसेज दे दिया है। फिर आज नीचे लिखा है वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 टू 225 यूनिट्स, मतलब प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स मिनिमम 175 है, मैक्सिमम 225 है। अब इसने कंजम्पशन रेट नहीं दिया है अपने को, जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने किया था, तो हमें 3 प्रकार के रेट चाहिए थे ना, कंजम्पशन रेट, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज, और लीड टाइम मिनिमम मैक्सिमम एवरेज, और ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसमें ऑर्डर क्वांटिटी दिया है उसने, कहाँ पर है ये, एक की 10,000, रीऑर्डर क्वांटिटी 5,000, 10,000, ये तो है। लीड टाइम भी दिया है, मिनिमम एवरेज मैक्सिमम, तीनों प्रोडक्ट के लिए। क्या नहीं दिया, कंजम्पशन रेट नहीं दिया। अब उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए उसने क्या दिया कि फिनिश गुड का प्रोडक्शन कम से कम 175 है, ज़्यादा से ज़्यादा 225 है, और ए मटेरियल 10 लगता है, जैसे टायर 5 लगते हैं लेकिन हेडलैम्प 2 लगते हैं, स्टीयरिंग व्हील 1 लगता है। वो रिपीटेड मैं एग्जांपल इसलिए लेता हूं, जैसे मान लो कि आप 200 कारें बनाने हैं, आपको कम से कम 200 कार्स बनाने हैं मिनिमम, तो आपके टायर्स कितने लगेंगे मिनिमम, 1000, तो टायर्स मिनिमम लगेंगे 1000, लेकिन हेडलैम्प कितने लगेंगे मिनिमम 400, और स्टीयरिंग व्हील कितने लगेंगे 200। तो ये कैसे आया आपका, वैसे इधर करना है, ये जैसा किया वैसा। यहां पे अपन ने नाम दे दिए टायर, हेडलैम्प वगैरह, यहां नाम नहीं दिए, एबीसी बोला है बस। सॉरी, ठीक है। तो लेट अस ट्राई। अब आप बताइए कि जब 175 मिनिमम प्रोडक्शन है तो ए के कितने यूनिट्स लगेंगे। देखो ए का एक यानी प्रोडक्ट फिनिश गुड एक बनाने के लिए ए के 10 यूनिट लगते हैं, दिख रहा क्या आपको। तो 175 बनाएंगे तो कितने लगेंगे 175, और 225 बनाए तो कितने लगेंगे बस, और एवरेज यानी उसके दो टोटल करके डिवाइड बाय 2, तो अपने को वो रेट निकाल लेने पड़ेंगे। तो यहां पे मैं निकाल लेता हूं, आप लिखिए, उसको बोलते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट मतलब जो कैलकुलेशन अपने को लगते हैं। वर्किंग नोट, कंजम्पशन रेट, कंजम्पशन रेट्स, कंजम्पशन रेट्स। तो अपने को 3 रेट रहते, मालूम है ना आपको, 3 रेट रहते। अब प्रोडक्ट आपके पास 3 है, ए, बी और सी, 3 प्रोडक्ट है। अब लेवल 3 मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम, सामने एक टेबल जैसा बना लिया। अब देखिएगा आपका मिनिमम प्रोडक्शन कितना है 175, और पर यूनिट ए कितना लगता है 10, तो 175 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना 1750। मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना है 225, सो 225 इंटू 10 2250, और फिर इसका एवरेज कर लो। इस क्या बोला, अच्छा एवरेज दिया है, अच्छा एवरेज दिया है बोलते हैं, तो आपको 200 इंटू 10 करना पड़ेगा, ये आएगा 2000, वो भी उतना ही आएगा शायद 1750 प्लस 2250 डिवाइडेड बाय 2। आना चाहिए, जरूरी नहीं, आया तो अच्छी बात है। इतना समझा आपको जो लिखा मैंने। फिर ए के लिए हो गया, फिर बी के लिए, बी का 1 यूनिट बनाने के लिए कितने यूनिट लगते हैं 4, तो अपने क्या करना पड़ेगा 175 इंटू 4 बराबर है, तो 175 इंटू 4 जो भी आएगा, देन एवरेज 200 इंटू 4 और मैक्सिमम 225 इंटू 4, ठीक है। तो 175 इंटू 4 700, 800 और 225 इंटू 4 900, ये हो गया बी के लिए। फिर सी के लिए 175 प्रोडक्शन है, एवरेज 200 है, मैक्सिमम 225। सी का 1 यूनिट बनाने के लिए कितने लगते हैं 6 यूनिट, तो 6 से गुना करना पड़ेगा, 6
अब ये अपने आप सूझना चाहिए, कॉमन सेंस है ये। क्या होती है, जो चीज़ें बहुत कठिन होती है उसको एक्सप्लेन करना आसान रहता है, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ रहता है, और जो बहुत सिंपल रहती है उसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कोई बोलेगा 2 और 2 4 क्यों, क्या बोलेंगे? जैसे एक कार बनाने के लिए 5 टायर लगते हैं, तो 100 कार के लिए कितने? 500 लोग। कोई बोलेगा नहीं समझा मेरे को, तो हाउ टू एक्सप्लेन, बताइए मेरे को। तो चीज़ें सिंपल होती है ना, तो एक्सप्लेनेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो चीज़ें डिफिकल्ट होती है तो उसको एक्सप्लेन करने लायक कुछ रहता है, जिसमें कुछ है ही नहीं तो क्या एक्सप्लेन करेंगे, बताओ आप। फिर भी आपको नहीं समझाऊंगा तो कोशिश करूंगा मैं पूरा। 175 इंटू 6 1050, 1200, और 225 इंटू 6 1350। ठीक है, ये सब केजी में है। केजी, केजी मुझे कैसे पता लगा? ऊपर लिखा है उसने, यूसेज पर यूनिट प्रोडक्ट इन केजीज, रॉ मटेरियल प्रकार के। यहां तक समझा? तो इट वाज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, अब कुछ चीजें उसने दे दी है, जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था, उसका भी कारण, कोई भी मैं एग्जाम्पल देता हूं तो उसके पीछे बहुत कुछ तो भी कारण रहता है। जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कि भाई आप आर्टिकलशिप ज्वाइन किए, फिर एक क्लाइंट आया चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, उसको एक बक्सा लाल कपड़े में बांधा दे दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर वगैरह जो भी है, और बोला कि टैक्स ऑडिट करके। क्लाइंट ने बोला, सीए को कितना बोला था? 1 महीना। सीए ने अपने मैनेजर को बोला 20 डेज। फिर मैनेजर ने अपने आर्टिकल को बोला 10 डेज। तो हर एक ने अपना कम कम करके चले गए। क्यों गए? झूठ बोले क्या वो लोग? झूठ बोले क्या? सेफ्टी फैक्टर। तो भले ही क्लाइंट ने 1 महीना बोला होगा और वही 1 महीना मैनेजर को बोलता है, और मैनेजर वही 1 महीना आर्टिकल को बोलता है, तो डेफिनेटली काम 1 महीने में नहीं होगा। डेफिनेटली 1 महीने में नहीं होगा, ये पक्का। क्यों? क्योंकि अपना कैसा रहता है ना, महीना भर बाद में करेंगे। घर में इलेक्ट्रिक का बिल आता है, आजकल तो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, कुछ नहीं, अपने इतने बार अपन व्हाट्सएप और वो सब देखने में टाइम लगाते, लेकिन वो बिल पेमेंट को टाइम कितना लगता है? उसका एमएससी का साइट खोल के सिर्फ क्लिक करना है, बैंक से पैसा सीधा चला जाता। बट वो भी हम क्या, ड्यू डेट क्या है? 25 तारीख है। अब आज का करने का 25 तक वेट करते हैं, और बिल्कुल 25 को भूल जाते पेमेंट करने का। फिर देखते कि पेनल्टी बोले 20 रुपए है, ठीक है ना, 20 रुपए तो है। फिर 20 रुपए के साथ कब तक है? तो अगले महीने के 10 तारीख तक। तो 10 तारीख तक फिर वेट करते और फिर भूल जाते। फिर जब वो कैंची लेके आता काटने के लिए लाइन, अरे रुक रुक तेरे सामने करता हूं बोलते, फिर पेमेंट करते। तो दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन, दिस इज अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, एंड दोज हु ओवरकम दैट प्रोक्रेस्टिनेशन दे बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। ये भी समझ लो आप। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब आज करे सो कल करो, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, सीए करना है बरसों। मतलब होमवर्क आज का कल, कल परसों, बस हो गया। दिस इज इन सिंपल वर्ड, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। कठिन वर्ड है, आई जनरली डोंट यूज बिग वर्ड्स। चलो ठीक है, ये समझ गया इतना, तो आगे बढ़ो। अब हर कोई अपनी सेफ्टी रख के करता है काम, क्योंकि उसके ऊपर ब्लेम नहीं आना चाहिए। जैसे मैनेजर को बोला भैया 20 दिन में देना, तो मैनेजर 15 दिन क्यों बोल दिया, 10 दिन क्यों बोल दिया आर्टिकल्स को? क्योंकि नहीं हुआ तो वो सीए मैनेजर को डांटेगा, नहीं हुआ तो क्लाइंट सीए को डांटेगा। तो इसलिए हर कोई भाई अपनी स्किन बचाने के लिए सेफ्टी फैक्टर लेके चलता है। अब ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, ये देखिए। जैसा कुछ लेवल इसने निकाल के दे दिए है। कौन सा लेवल दिया है? ए के लिए रीऑर्डर लेवल दिया है, दिखा क्या यहां पे? ए के लिए रीऑर्डर लेवल दिया, और बी के लिए भी रीऑर्डर लेवल दिया है, और सी के लिए मिनिमम लेवल दिया है। अब रीऑर्डर लेवल अपन भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज हाउ यू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल? मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ए के लिए अब निकालो, बोला ए के लिए, ऐसा रफ में निकालते। फॉर ए कैलकुलेशन करते अपन, फॉर ए मैक्सिमम लेवल, इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट कितना है ए का? देखो कंजम्पशन रेट ए का मैक्सिमम कितना है, बोलिए। डेटा पूरा टेबल पूरा आपके सामने है, बोलिए कितना है। आपको आदत हो, हर चीज मेरे दिखाऊंगा तो कैसे जमेगा, तुमको दिखना चाहिए। कितना है? 2250। तो 2250 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, यहां पे दिया है, ये देखिए, मिनिमम एवरेज मैक्सिमम ए के लिए 3 वीक्स मिला क्या आपको, इंटू 3।
तो ये कितना आता है 6750 यूनिट्स। तो फॉर्मूले के हिसाब से तो आता है 675 यूनिट्स, मतलब जब 6750 यूनिट बचेंगे तब ऑर्डर प्लेस करना है ना। लेकिन बंदे ने क्या दिया प्रॉब्लम में 8000, मतलब क्या वो ऑर्डर जल्दी प्लेस करना चाहता है, मतलब 6770 इतना लेवल तक डाउन होने के बजाय 8000 पे आ गया, तो प्लेस कर दो भैया ऑर्डर। क्यों ऐसा करना चाहता है? खुदा न खास्ता ज्यादा टाइम लग गया, कुछ हो गया तो फिर स्टॉक आउट होंगे, तो बोले क्यों हुआ है, इंक्वायरी करो, होगा ना। आर यू फॉलोइंग? तो आप बोलेंगे कि उसकी स्टॉक लेवल गलत है। भैया ऐसा नहीं रहता प्रैक्टिकल। जैसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 30 दिन की जगह 20 दिन मैनेजर को बोला था, गलत था क्या वो? नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि प्रॉब्लम में कोई लेवल सेट किए है तो डोंट चैलेंज दोज लेवल्स। डोंट चैलेंज मतलब यू हैव टू सी, यू हैव टू कंसिडर दैट दे आर करेक्ट एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू फाइंड अदर लेवल। आर यू फॉलोइंग? कि जैसा हमने निकाला फॉर्मूले से तो आता है 6750, बराबर है, लेकिन वो बंदा बोलता है 8000। दिख रहा है क्या आपको? देखो, इसका मतलब वो जल्दी ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, जल्दी ऑर्डर प्लेस करना चाहता है। क्यों? ही वांटेड टू प्ले सेफ। तो जो मैनेजर है, ये अपन तो थियोरेटिकली निकाल रहे फॉर्मूले से, द पर्सन एट द हेल्म ऑफ अफेयर, दोज हु आर कंसर्न, they are more responsible and they have their own experience and accordingly they set the things. इसलिए एक्सपीरियंस काउंट, हर चीज कंप्यूटर से नहीं होती। क्यों? एक्सपीरियंस कंप्यूटर को नहीं रहता है, तब भी वो कंप्यूटर यूज नहीं करता। आजकल थोड़ा एआई की वजह से हो रहा है, एआई मतलब हो रहा है, बट देन अभी फिर भी इट इज एट अ वेरी नासेंट स्टेज। नासेंट स्टेज मतलब बहुत प्रीमियरी लेवल पे, बहुत टाइम है उसको। एनीवे, इतना समझा आपको? तो ये पूरे इसमें से क्या समझना है आपको कि प्रॉब्लम में यदि कोई लेवल ऑलरेडी सेट करके रखी है तो वो सेट लेवल को यूज करके बाकी लेवल निकालने की कोशिश करो। अरे फॉलोइंग? उसको मत बोलना कि अरे भाई इसके बोले प्रॉब्लम गलत है, रीऑर्डर लेवल तो इसकी 6750 आना चाहिए, उसकी तो आ रही 8000। वो गलत नहीं है, ही हैज मोर एक्सपीरियंस, उसकी दुकान है, वो ऐसा करना चाहता है। तुम कौन होते बोलने वाले? बराबर है कि नहीं भाई? समझ रहे कि नहीं? एक आधा पान ठेले वाला है मान लो, बहुत पैसे कमाते हैं। एक उस दिन मैं मसाला पान खाने गया था तो बोले 30 रुपए। मैं रहने भैया 30 रुपए के पान को भी खाते क्या? 30 रुपए का एक पान, व्हाट इज दिस? तो बहुत कमाते वो लोग। तो मान लो उसने मर्सिडीज ले ली, ले सकते, कोई बड़ी बात नहीं, मर्सिडीज ले ली, फिर मर्सिडीज हो गई उसकी समझो 1 करोड़ की, ठीक है। फिर उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगा वो 15 लाख P&L में, 15% डिप्रिसिएशन 15 लाख, ठीक है। फिर इनकम टैक्स वाले उसको बोलेंगे भैया तेरे को मर्सिडीज क्या चाहिए, क्या तू तो पान पट्टी लगाता है, तेरे को बोलेंगे इट इज नॉट योर बिजनेस, इट इज माई बिजनेस, आई शुड नो हाउ आई शुड रन माई बिजनेस। तो बोले तुम्हारे बिजनेस में मर्सिडीज का क्या यूज है? तो बोले कॉटन मार्केट में मर्सिडीज ले जाता हूँ, पान का वो डाला लेकर डिक्की में रखता हूँ, पान ठेले पे आता हूँ, वो डाला खाली करता हूँ पान ठेले पे, और घर जाके मर्सिडीज रख के फिर साइकिल से आता हूँ और फिर दिन भर पान पट्टी लगाता हूँ। तो बोले तू ऑटो से लाएंगा तो सस्ता पड़ेगा ना। अगेन इनकम टैक्स वाले को क्या बोलेंगे, इट इज नॉट योर बिजनेस टू टीच मी हाउ आई शुड डू बिजनेस। मैं लॉस करूंगा, मैं कम प्रॉफिट कमाऊंगा, तुमको क्या भैया, तुम इनकम कितना उसके ऊपर टैक्स लो चुपचाप, खत्म बात। बराबर है ना? तो वो उसका काम है, उसका क्या है। वैसे ही है ये सब कि भाई वो आदमी लेवल पे है, ही हैज एक्सपीरियंस, ही इज एट फ्लोर लेवल, फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ही हैज सेट एट हायर लेवल बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो अपने को वो लेवल लेके बाकी लेवल निकालना है। तो ये पूरे में समझना क्या आपको कि कोई प्रॉब्लम में यदि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेवल कुछ दिया है तो उसको यूज करके बाकी लेवल निकालना है। ये मत बोलना कि प्रॉब्लम इज रॉन्ग। ये दिमाग में अपना ऐसा ग्रिलिंग करके रखो कि सी एग्जाम प्रॉब्लम इज नेवर रॉन्ग। जैसे इंग्लिश में है ना, किंग्स कैन डू नो रॉन्ग, ऐसी कहावत है इंग्लिश में। वैसे आवर एग्जामिनर्स कैन डू नो रॉन्ग, इवन इफ दे डू दे डोंट एग्री दैट दे हैव डन रॉन्ग। ठीक है। जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा था बहुत लंबा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम में, और बच्चों को नहीं करते आए, तो सीधा एग्जाम होने के बाद मेरे घर आए, बोले सर ये प्रॉब्लम नहीं जम रहा। मैंने भी करके देखा, ठीक है, 15-20 मिनट ट्राई किया, नहीं जमा। बाद में मेरे ध्यान में आया इसमें जो प्रोडक्शन देना चाहिए
प्रोडक्शन फिनिश गुड्स का कितना हो गया, वही दिया नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम कुड नॉट बी डन। ठीक है, तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि अभी इसका सोल्यूशन क्या देती इंस्टीट्यूट। तो सजेस्टेड जब आया, देखा, पहला ही लाइन में उसने लिखा, लेट अस अश्यूम दैट द प्रोडक्शन इज 3000 यूनिट्स। अबे हमको क्या सपना आएगा क्या? आप बताओ। तो प्रॉब्लम वॉज प्राइमा फेसी रॉन्ग, प्रॉब्लम वॉज रॉन्ग, यानी एक फिगर जो इंपॉर्टेंट थी वही नहीं दिया, बाकी सब दे दिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम ही नहीं बना। लेकिन सॉल्यूशन में लिख दिया उन्होंने, इट इज अश्यूम। अब उनका वो प्रिंटिंग एरर हो गया, लेकिन वो मानते नहीं, वो अपनी गलती मानते नहीं, सीए इंस्टीट्यूट वाले कभी नहीं मानते। ठीक है, और फिर उनका लॉजिक क्या है उसमें, बोले आप ऑडिटर बनने वाले हो, आपको समझ गया ना कि उसमें प्रोडक्शन नहीं दिया, तो आपने मान लेना था, कुछ भी मानना था, 3000 की जगह 2000, जो भी लगता मान लेना था, प्रॉब्लम तो बन जाता था ना। अकॉर्डिंगली आंसर अलग आते थे, लेकिन प्रॉब्लम तो बन जाता था ना। तो तुमको जब पता चला कि प्रोडक्शन नहीं दिया, तो आपने अश्यूम करना था। और ऊपर लिखते हैं ना वो, क्लियरली राइट द अजम्पशंस यू हैव मेड, पेपर में लिखा रहता है सबसे ऊपर। तो ऐसा वो है, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा है इंस्टीट्यूट का। अब वी कैन नॉट हेल्प इट, वी कैन चेंज इट। जो अपन कर सकते हैं वो अपन तरफ से जितना मैक्सिमम जमेगा उतना। ठीक है, तो ये 8000 लेवल है, वही पकड़ के चलने का है। इसकी दूसरे की 4750 लेवल पकड़ के चलने का है, और तीसरे के लिए मिनिमम लेवल 2000 दिया है, वही पकड़ के चलना है, और उसके आगे उसके बेस पे बाकी कैलकुलेट करना जो पूछा है। अब प्रॉब्लम में क्या पूछा, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, तो ए का पूछा है, तो सिर्फ जितना पूछा उतना ही करना, ज्यादा मार्क नहीं मिलते ज्यादा करने से। जितना पूछा एग्जैक्टली उतना ही करने का, न कम न ज्यादा। तो पहला आंसर आपका करेंगे शुरू अपन, एक क्या पूछा है, मिनिमम लेवल ऑफ ए, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए। फॉर्मूला क्या है मिनिमम का आपका, ROL माइनस, वैसे मैक्सिमम लीड टाइम मैक्सिमम कंजम्पशन रेट भी है, लेकिन इसने ROL सेट किया है ना, इसलिए हमें उसका ROL यूज करना होगा, नहीं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ROL माइनस मिनिमम क्या रहता है, एवरेज लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन रेट, बस। तो ROL कितना आपका 8000 माइनस एवरेज लीड टाइम 2 वीक्स, दिखा क्या आपको, यहां पे है एवरेज 2 वीक्स। ठीक है, तो 2 वीक्स इनटू एवरेज कंजम्पशन रेट क्या है 2000, तो ये क्या हुआ अल्टीमेटली 4000 kg। यूनिट्स लिखो, पूरा लिखना, पूरा बोलना, बताया ना, एक आंसर हो गया। यदि आप वो करेंगे मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम रेट, तो आपका आंसर गलत आएगा, मतलब आपके हिसाब से सही रहेगा, एग्जामिनर के हिसाब से गलत रहेगा, क्योंकि जो लेवल उसने सेट किया है उसको यूज करना है, ठहरा ना अपना पहले ही, बस। आर यू फॉलोइंग? तो जिन्होंने किया शायद उन्होंने वैसा किया होगा। एनीबडी हैज डन दिस प्रॉब्लम कि नहीं? तो ऐसा वैसा किया होगा कि ऐसे ही किया। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सेकंड, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, तो वो कैसे करते हैं हम? अगेन इसका बी के लिए स्टॉक लेवल दिया है उसने, ROL दिया है, तो यहां है ना बी के लिए ROL 4750, इसी को यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए फॉर्मूला आपका होगा ROL माइनस मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम कंजम्पशन रेट प्लस Q। तो ROL कितना दिया है 4750 माइनस मिनिमम लीड टाइम बी के लिए 3, दिखा क्या, मिनिमम लीड टाइम बी के लिए 3 वीक्स, सो 3 इंटू मिनिमम कंजम्पशन रेट बी के लिए 700 प्लस बी के लिए ऑर्डर क्वांटिटी है कितना दिया है 5000, सात्रिक 21, 4750 माइनस 2100 प्लस 5000, दैट गोज 7650 kg। तीसरा क्या पूछा, जितना पूछा उतना ही करना है।
तीसरा रीऑर्डर लेवल फॉर सी। अब सी का मिनिमम लेवल दिया है, तो मिनिमम लेवल यूज करके आपको रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा, नहीं तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि अपना उसूल ठहरा है, एक बार जो सेट लेवल हो गए उसी को यूज करना है। ठीक है, तो ROL यूजिंग मिनिमम लेवल क्या है? मिनिमम स्टॉक लेवल, याद है क्या? मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन रेट। अब इसके लिए मिनिमम स्टॉक लेवल उसने सेट किया है 2000 प्लस एवरेज लीड टाइम, सी के लिए चल रहा है ना अपना, सी के लिए चल रहा है ना, सी के लिए एवरेज लीड टाइम 3 हफ्ते और 900 नहीं, कितना है, 800 है ना, नहीं 1200। ठीक है, सी के लिए 3 वीक आपका एवरेज लीड टाइम है और एवरेज कंजम्पशन रेट सी के लिए 1200 है। ठीक है, तो 32 और 2 5600 किलो। डू यू एग्री? फिर एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए निकालना है क्या? अब ए का आपको ROL दिया है ना, हेलो, ए को आपको ROL दिया है, ए का अपने को निकालना है एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। चलो ट्राई करते हैं। चौथा, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। अब देखिए एवरेज स्टॉक लेवल के 2 फॉर्मूले हमारे, कौन से 2 फॉर्मूले है? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, दूसरा क्या है? SS प्लस Q बाय 2। अब इसके लिए ROL ऑलरेडी उसने सेट किया है, ROL से हमने मैक्सिमम स्टॉक ऑफ ए निकालना चाहिए, क्योंकि मिनिमम प्लस मैक्सिमम चाहिए ना। आपके पास ए का मिनिमम स्टॉक लेवल है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है, तो मैक्सिमम स्टॉक निकालने के लिए ROL यूज होता है ना, तो पहले वो निकाल लेना चाहिए, बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए के लिए पहले वर्किंग बनाएंगे हम, वर्किंग नोट, जो पूछा नहीं लेकिन निकालना पड़ता उसको वर्किंग नोट बोलते। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम चाहिए ना आपको कि मैक्सिमम चाहिए? मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम लेवल या मैक्सिमम स्टॉक ऑफ ए, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ ए इज इक्वल टू ROL माइनस मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम कंजम्पशन रेट प्लस Q। तो ROL कितना सेट किया है उसने? 8000 माइनस मिनिमम लीड टाइम, ए के लिए मिनिमम लीड टाइम 1 वीक है ना, ए के लिए मिनिमम लीड टाइम 1 वीक इंटू मिनिमम कंजम्पशन रेट फॉर ए 1750 प्लस Q ऑर्डर क्वांटिटीज 10,000। तो ये आएगा 8000, तो 18,000 माइनस 1750 16,250 यूनिट्स। ये हो गया मैक्सिमम लेवल, और मिनिमम आपके पास है तो उससे फॉर्मूला लिखेंगे मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। तो मिनिमम ऑलरेडी निकाला था अपन ने 4000 प्लस मैक्सिमम 16,250 डिवाइडेड बाय 2, तो 4000 डिवाइडेड बाय 2 10,125 यूनिट्स। समझा इतना? करेंगे ना, करेंगे ना, नहीं कहा अभी मैंने बोला कि खत्म हो गया, नहीं, थोड़ा सा तो पेशेंस रखो। हाँ, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या ना, मिनिमम प्लस Q बाय 2, उससे करो। मिनिमम अपन ने निकाल लिया है, निकाला है ना, ये कितना निकाला है? 4000, उससे भी कर सकते, तो इसको ऑप्शन दे दो, और एवरेज लेवल ऑफ ए इज इक्वल टू SS मतलब मिनिमम स्टॉक प्लस Q बाय 2,
ठीक है, ऑलरेडी मिनिमम स्टॉक ऑफ ए निकाला है अपन ने, कितना है 4000, 4000 प्लस क्यू बाई टू, क्यू कितना है उसका 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाई टू, तो ये आ गया 9000। तो थोड़ा बहुत फर्क तो आता है दोनों में, ये अलाउड है, अपने को भी मालूम है। केजी, केजी में सब कुछ, बिकॉज उसका बेसिक यूनिट केजी है। ठीक है, तो आप एग्जामिनर को दोनों आंसर दे देंगे, उसको इंस्टीट्यूट से जो छप के आया होगा उसके ऊपर वो टिक लगा के करेक्ट देंगे, बस। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए, प्रॉब्लम खत्म हो गया मेरी तरफ से। पूरे प्रॉब्लम में जो भी डाउट है आप बोलिए। किया, जिन्होंने किया उनका कुछ आया, थोड़ा बहुत तो मैच हुआ होगा ना, कि किया ही नहीं, ऐसा दूर से नहीं देखने का और ऐसा तो किया ही नहीं अपन ने, ऐसा नहीं, करके देखने का, तो अपना फिर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यू मस्ट ट्राई। जैसे एग्जाम में आ गया तो अपन कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करके करती है ना उसको, तो ऐसा मानने का कि भाई एग्जाम में का है प्रॉब्लम, एग्जाम में बैठे अपन और करना ही है अपने को, ऐसे करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे जमेंगे। ठीक है, आगे बोलो। तो दिस वॉज वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम, ये चैप्टर का सबसे कठिन प्रॉब्लम है, मतलब बाकी एकदम चिल्लर है। हाँ, अब उसका कुछ ये उपयोगी नहीं है, अब दिया तो दिया, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं ना। इनका सवाल था कि भाई इसने प्राइस पर केजी क्यों दिया, जैसे ईओक्यू वगैरह निकालने के लिए बोला क्या उसने, नहीं बोला, तो प्राइस पर केजी का कोई यूज नहीं है, लेकिन उसने दे दिया। अब ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है वो दे देते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उसके लिए अपन ने डोंट टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट, मतलब जैसा अपन 11वीं 12वीं में रहता, हर चीज का यूज करते अपन, अमुक क्यों नहीं दिया तो क्यों 12, ऐसा नहीं है। जब फाइनल में जाओगे तो पता चलेगा। 1.5 पन्ने का प्रॉब्लम रहता है, केस स्टडी बोलते हैं उसको, 1.5 2 पन्ने का, और बड़ी मुश्किल से उसमें से 25% काम का रहता है, बाकी फालतू चीजें बहुत भरमार दे देते उसमें, क्योंकि उनको आपको टेस्ट करना है यहाँ पे नहीं, फाइनल में, कि भाई सिचुएशन ये जैसे अभी आपने को ये रीऑर्डर लेवल वगैरह निकालना है, कहीं आप नौकरी को गए इंडस्ट्री में, तो आपको ऐसा प्रॉब्लम बना के देंगे क्या कि भैया ये ऐसा है, ये है मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, अब तू निकाल ईओक्यू। वो क्या करेंगे, भैया वो ईओक्यू निकालो, लेवल निकालो, तो आप बोले कैसे निकालू, कैसे यानी क्या, तुम देखो क्या करना है। तो यू हैव टू गो टू द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द रिलेवेंट डेटा फ्रॉम दैट, और वहां तो ढेर सारा डेटा है, अपने काम का उतना लेने का, बाकी छोड़ देने का। तो कोई प्रॉब्लम में ज्यादा की चीज रही तो उसको मतलब डोंट टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट, उसका कोई रीजन नहीं है कि वो ज्यादा क्यों दिया, दे दिया, शायद आपको गुमराह करने के लिए दिया होगा, कोई वही सोचते बैठेंगे अरे भाई ये काय को दिया, इसका क्या करेंगे। ठीक है ना, इसलिए होता है, बाकी कुछ। तो फाइनल में जाएंगे, कोई स्टडीज वाले जो प्रॉब्लम रहते हैं उसमें ऐसे ही रहता है, भयंकर डेटा रहता है, मतलब ऐसा टेक्स्ट फॉर्म में प्रॉब्लम रहता है, और एकदम 2 3 पन्ने का प्रॉब्लम, और उसमें बड़ी मुश्किल से 25% काम की चीज रहती, 15% काम की चीज रहती, बाकी सब फालतू रहता, उसमें कुछ काम का ही नहीं रहता। तो हमें क्या करना पड़ता, हमें पहले वो आखिरी का एंड पढ़ना पड़ता कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, तो प्रॉब्लम पढ़ते ही हम ऐसा है, एंड में पढ़ते यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, क्या निकालने का है वो फोकस में रखने का, और फिर वो पढ़ते पढ़ते क्या क्या पहुंचने के लिए वहां पे रिक्वायर्ड जो पूछा है उसके लिए क्या क्या जरूरी है उसको हम अंडरलाइन करते जाते हैं, बाकी जो फालतू चीजें उसको छोड़ देते हैं, एंड देन वी आर एबल टू डू द प्रॉब्लम। ठीक है, और बोलिए बोलिए बोलिए, डाउट बोलिए ना, और कुछ है कुछ डाउट? तो ये प्रॉब्लम घर जाके 2 बार करके देखना पड़ेगा कि नहीं, ये घर जाके 2 बार करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कि ऐसा एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में आपको तकलीफ होगी ना, यू नॉट बी एबल टू डू इट अनलेस यू हैव डन इट एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो 1-2 बार इसको करके देखो, लगे तो इसको स्टार मार्क करो। स्टार मार्क का मतलब होता है कि एग्जाम के पहले दिन रिवीजन जो करते आप उसमें ये प्रॉब्लम एक बार जरूर देख लेना, तो ये क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इसमें हमें क्या समझा है ये प्रॉब्लम में, व्हाट इज द क्रुक्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, इफ देर आर एनी लेवल्स विच आर ऑलरेडी सेट तो दे मस्ट बी यूज फॉर फाइंडिंग आउट अदर लेवल्स। व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, द टेक अवे फ्रॉम दिस प्रॉब्लम इज दैट इफ सर्टन लेवल्स आर ऑलरेडी फिक्स in the problem then those should be used to calculate other levels, that is the important point in this problem। ठीक है, तो उतना आप लिख के रखेंगे आपके कॉपी में लाल पेन से, तो जब आप रिवाइज करते हैं तो
वहाँ पे ध्यान जाएगा कि हाँ ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आप आगे क्विक रिवीजन के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए, इसलिए आप वहाँ पे लिख के रखो, नोट करके लिख के रखो। नोट फॉर द स्टूडेंट मतलब ये एग्जाम में रिपीट नहीं करना है। नोट फॉर द स्टूडेंट मतलब नॉट सपोज टू राइट इन एग्जाम। नोट फॉर द स्टूडेंट, if in the given problem certain levels are set, if in the given problem certain levels are set, those should be used for calculating other levels, wherever possible, मतलब जहां जहां पॉसिबल है, wherever possible, ठीक है। Then next question 2.7, अभी आप आराम से कर सकते हो, तो सिंपल प्रॉब्लम है। अभी देखिए आप, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स गिवन बिलो रीऑर्डरिंग लेवल, मैंने बोर्ड पे लेके आया हूँ क्वेश्चन, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं सीधा, या आपके पास मटेरियल तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। Reorder level, maximum level, minimum level, danger level. Reorder quantity is to be calculated on the basis of following information. What do you mean by reorder quantity? EOQ. How much to order? EOQ. ठीक है। Cost of placing a purchase order. इसके लिए हमने क्या सिंबल यूज किए थे, भूल गए क्या? O. तो O इक्वल टू ₹20 per order. Then the number of units to be purchased during the year is 5000, मतलब क्या हुआ? A, वेरी गुड, A is equal to 5000 units, पूरा लिखिए। Then purchase price per unit inclusive of transportation cost is 50, मतलब what is 50? Cost C is equal to ₹50 per unit. Then annual cost of storage is ₹5, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है वो, क्योंकि पर एनम दिया ना, एनुअल मतलब पर एनम, एनुअल मतलब पर एनम एंड पर यूनिट, तो दिस इज ऑलरेडी PUPA, यानी कोई परसेंटेज वगैरह नहीं दिया उसने, सीधा PUPA पूपा करने का है, मतलब I इज इक्वल टू ₹5 पर यूनिट पर एनम, ठीक है। अब उसने बोला है, ये पढ़िए लाइन फिर से, रीऑर्डर क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब EOQ के लिए इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है ना, 2AO अपॉन I, A on I, इतना ही तो लगता अपने को, तो पहले तो वो निकाल डालो धट से। EOQ मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी, इज इक्वल टू √2AO अपॉन I, √2A कितना है? 5000, O 20, I 5, तो 10,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 5 √200, 200 क्या? यूनिट्स, पूरा लिखते जाओ। इसका मतलब ही विल प्लेस द ऑर्डर फॉर 200 यूनिट्स। नाउ समटाइम्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड, इज ROQ एंड EOQ सेम? इज ROQ एंड EOQ सेम? EOQ का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और ROQ का मतलब क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी। इज इट बोथ सेम? समटाइम्स इट मे बी सेम, समटाइम्स इट मे बी डिफरेंट। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप CA हो गए, नौकरी को लग गए, EOQ निकाला 11 टन, फिर आपने सप्लायर को बोला 11 टन भेज, उसने बोला कि सर एक ट्रक में 10 ही टन आता है। आपने क्या बोला? तू CA है कि मैं CA हूँ? बोले ठीक है भेज देता हूँ। फिर उसने एक ट्रक में 10 भेजा, एक ट्रक में 1 टन भेजा, तो आपको कितना महंगा पड़ा वो? मैनेजमेंट मालिक बोलेंगे भैया चलो
निकलो तुम, यू आर नॉट रिक्वायर्ड बोलेंगे कि नहीं? तो वहां पे आपका ईओक्यू भले ही 11 टन होगा, लेकिन जो लॉजिस्टिक्स है, जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, उसके हिसाब से हमें 1000 टन ही 10 टन ही मंगवाना पड़ेगा। तो वहां पे ईओक्यू 11 है, लेकिन आरओक्यू 10 है। आर यू फॉलोइंग? जैसे हम 1100 टन माल खरीदना चाहते या शक्कर खरीदना चाहते, ठीक है, तो आपने कोई रेसिपी पढ़ी, आजकल वो यूट्यूब पे रेसिपी आती बहुत सारी, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने वही काम किए, कुछ टाइम पास करके, बहुत सारे मतलब जेंट्स लोगों ने भी बहुत सारे, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, यूट्यूब पे देखने का कैसा बनाने का, और फिर वो सब देते हैं। अब वहां पे लिखा था कोई तो भी रेसिपी बना ले, 1100 ग्राम शक्कर चाहिए। अब घर में तो वेइंग बैलेंस रहता नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? वेइंग बैलेंस खरीदेंगे क्या? नहीं। तो वह गए बिग बाजार, बोले उसको 1100 ग्राम शक्कर हो ना मेरे को, तो देंगे क्या वो? नहीं, उसके बाद पैकेट बने रहते 500 ग्राम के और 1 किलो के। तो बोले नहीं, बोले तुम ये तो 1000 लो, नहीं तुम देखो, बोले 1100 नहीं देते हम। तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमारा खरीदी 1 किलो करना पड़ेगा, 1.5 किलो करना पड़ेगा। तो आरओक्यू में भी डिफरेंट, डिपेंडिंग ऑन लॉजिस्टिक्स, पैकिंग एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सब के लिए एक वर्ड है लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स के अनुसार अपने को बदलना पड़ सकता है थोड़ा बहुत आजू बाजू। तो जनरली यानी वो ऐसा रूल नहीं है उसका कि सेम है कि अलग, कभी सेम होगा कभी अलग होगा। यहाँ पे सेम है क्योंकि उसने बोला है रीऑर्डर क्वांटिटी विल बी कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग विच इज द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू। तो यहाँ पे आरओक्यू ईओक्यू सेम है, हर जगह होगा ऐसा नहीं। हेलो, समझ रहे क्या? ठीक है, जैसे 200 यूनिट आ गया ईओक्यू आपका, लेकिन सप्लायर बोलता भाई मेरे पैकिंग 250 यूनिट के है, मैं 200 देता नहीं, ये तो 250 लो, तो 500 लो, तो कुछ भी करो। तो फिर हमारा आरओक्यू 250 हो जाएगा ईओक्यू के बजाय। ये कुछ लॉजिक समझ रहा है क्या आपको? आरओक्यू रीऑर्डर क्वांटिटी विल डिपेंड अपॉन पैकिंग साइज एक्सेट्रा, ठीक है। और ईओक्यू सीधा फॉर्मूले से आता है, जो आता है वो फॉर्मूले से। तो कभी कभी वो सेम रहता, कभी कभी अलग रहता। तो ये आपको मिल गया 200। फिर उसके बाद क्या है? डिटेल्स ऑफ लीड टाइम। अब एवरेज 10 डेज, मैक्सिमम 15 डेज, मिनिमम 6 डेज। तो ये तो दिया है, फिर से लिखने की जरूरत है क्या मेरे को? नहीं। फॉर इमरजेंसी परचेज 4 डेज। अब इमरजेंसी परचेज बोला मतलब डेंजर लेवल निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ कंजम्पशन एवरेज 15 यूनिट पर डे, मैक्सिमम 20। अब एवरेज 15 है, मैक्सिमम 20 है, तो कौन सा नहीं है? नहीं, कितना होगा मिनिमम? 10 होगा। कुछ लोग सत्ते में आ गए कि 10 कैसे निकाला, ठीक है ना। तो देखिए आपको दिया है एक, यहां पे रहता मिनिमम, यहां पे रहता एवरेज, और यहां पे रहता मैक्सिमम। अपन ने एवरेज पढ़े है स्टैटिस्टिक्स में, उसका दूसरा नाम था सेंट्रल टेंडेंसी। याद है क्या? चैप्टर का नाम तो सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब वो सेंटर में रहता है। तो सेंटर में 15 है, मैक्सिमम 20 है, तो इधर से 5 यूनिट उधर जाने के बाद 20 आता, तो उतना ही इधर जाएंगे तो 5 यूनिट कम करेंगे तो कितना आएगा? 10। ये सिंपल लॉजिक है, ठीक है। नहीं समझाऊंगा तो फॉर्मूला लगाओ। एवरेज कैसे निकालते? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। अब एवरेज उसने दिया है 15, दिया है ना। मिनिमम निकालने का है, मैक्सिमम दिया है उसने 20 डिवाइडेड बाय 2। प्रॉब्लम देखो ना, उसने क्या दिया है? रेट ऑफ कंजम्पशन एवरेज 15, मैक्सिमम 20, मिनिमम अपने को निकालना है। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 30 इज इक्वल टू मिनिमम प्लस 20, इसका मतलब मिनिमम इज इक्वल टू 10। समझा क्या? लेकिन इतना आपने को करना नहीं पड़ना चाहिए, कॉमन सेंस तो होना ना थोड़ा भैया, कि जब ये सेंटर में 15 है, इधर 20 है, तो उतना ही उधर जाएंगे तो कितना होगा? तो 5 यूनिट, 15 के 5 यूनिट ऊपर गए तो 20 आता, तो 5 यूनिट पीछे जाओ तो 10 आएगा। फिर भी नहीं समझाएंगे तो फॉर्मूला तो है ही। जैसा मैं हरदम बोलता हूँ, फॉर्मूले आर ऑलवेज फॉर लेस इंटेलिजेंट पीपल। तो अपने को थोड़ा ईओक्यू नहीं, अपना आईक्यू बढ़ाना है ना, ईओक्यू नहीं आईक्यू बढ़ाना है ना भैया, और उसके लिए अपन पढ़े भी है स्टैटिस्टिक्स में। चलिए, तो अपना कैलकुलेशन क्या हो गया? देयरफॉर मिनिमम कंजम्पशन रेट इज इक्वल टू 10, क्या है? यूनिट्स है कि केजी है? यूनिट्स पर डे। ये एडिशनल मिल गया आपको, जो दिया नहीं था उसने। इतना समझा? इसका वर्किंग नोट बोल सकते हैं। वर्किंग नोट का मतलब क्या होता है?
कि जो दिया, मतलब जो पूछा नहीं है लेकिन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं वर्किंग नोट। चलिए, तो अब क्या क्या पूछा है उसने, क्या पूछा है वो ऊपर पूछा, फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। कैसे निकालते रीऑर्डर लेवल बोलो। अब उसने कोई लेवल सेट करके नहीं दिए तो झंझट नहीं, अपने फॉर्मूले से सीधे बनाओ। तो एक रीऑर्डर लेवल ROL, मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। अब एक ही प्रोडक्ट है इसलिए कोई और भी प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम लीड टाइम, 20 डेज, 20 डेज है ना, 20 डेज इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, नहीं गलत हुआ मेरा, 15 डेज है, सॉरी 15 डेज है, और मैक्सिमम कंजम्पशन रेट 20 यूनिट्स पर डे है। ठीक है, तो ये आएगा 20, 15 30, 300 यूनिट्स। अब देखो मैथमेटिक्स कितनी जबरदस्त चीज है। जैसे हम 15 इंटू 20 कर रहे हैं, ध्यान दो इधर, 15 इंटू 20 कितने हो गए, 300, और ये डेज डेज कैंसिल हो गए और यूनिट्स बचे। नहीं समझा आप, 15 डेज, 15 डेज इंटू 20 यूनिट्स पर डे, तो 15 इंटू 20 300 हो गया, और ये डेज ऊपर है और ये डेज नीचे है ना भैया, तो डे कैंसिल हो गए और सिर्फ यूनिट्स बचे। दिस इज मैथमेटिक्स। तो जिसको जिसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके उसके यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं, समझ रहे कि नहीं, इसलिए ये 300 यूनिट्स आता है। नहीं तो बोले डेज कहां गया, इधर डेज था, इधर भी डेज था, डेज कहां गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो आ गया 300 यूनिट ROL, पहला आंसर, 1 मार्क। दूसरा क्या पूछा है, मैक्सिमम लेवल, तो अपना तो सीधा फॉर्मूला ही है ना, मैक्सिमम लेवल क्या फॉर्मूला है, ROL माइनस मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम कंजम्पशन रेट प्लस Q, यहां पे वो EOQ होगा, Q कैन बी EOQ ऑल्सो। तो ROL है 300, मिनिमम लीड टाइम 10 दिन, 10 डेज, अभी निकाला था ना अपन ने, भूल गए क्या, नहीं वो 10 कंजम्पशन रेट था, सॉरी। कितना दिन है, 6 डेज, और मिनिमम कंजम्पशन रेट 10 यूनिट्स पर डे, प्लस EOQ कितना आया था, 200, बस। तो इन दो 500 माइनस 60, 440 यूनिट्स, सिंपल था। दूसरा हो गया। तीसरा क्या पूछा है, समझ रहा है ना कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही समझ रहा हूं। बोले अपने क्या करना है, अपने को सिर्फ साक्षी भाव रखना है। ठीक है, वो कभी आपने कभी टीवी पे आते ना स्पिरिचुअल चैनल लगाओ, कभी तो कोई बाबा लोग आते हैं, कोई बड़े बड़े लोग आते हैं, तो बताते हैं कि जिंदगी में दुख नहीं पाना है तो साक्षी भाव रखो। साक्षी भाव रखो मतलब ओनली बी अ विटनेस, डोंट इन्वॉल्व, ओनली बी अ विटनेस, डोंट इन्वॉल्व। मतलब कभी घर में कुछ अच्छी घटना हुई तो उसमें इन्वॉल्व मत हो, ओनली बिकम विटनेस। कोई दुखद घटना हुई, बुरा मत लगने दो, ओनली बी अ विटनेस, दैट्स ऑल। तो यू गेट अ पीस ऑफ माइंड। लेकिन आपकी स्टेज में पीस ऑफ माइंड की नहीं है, पढ़ाई करने की है, मेरे जैसे का ठीक है। तो आप यहाँ क्लास में बैठ के साक्षी भाव रखेंगे, मतलब यहाँ जो चल रहा है चलने दो, आपने कुछ नहीं करने का है, तो फिर फायदा नहीं होगा ना, समझ रहे हैं ना। तो यू डोंट हैव टू बी विटनेस, यू हैव टू बी पार्टी टू इट। चलिए, तो नेक्स्ट क्या पूछा है उसने, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कैसे निकालते, याद है क्या, ROL माइनस एवरेज इंटू एवरेज, एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज कंजम्पशन रेट। सिंपल है। ROL आया था हमारा 300, एवरेज लीड टाइम 15 दिन, और एवरेज कंजम्पशन रेट कितना है, 15, दोनों 15-15 है, तो ये हुआ 75, 175, कितना 100, 300 माइनस 225, एवरेज लीड टाइम 10 डेज है, 10 डेज है, तो ये आ गया
150 यूनिट्स, ठीक है, मिनिमम लेवल। फिर उसके बाद डेंजर लेवल, डेंजर लेवल क्या बोला डेंजर लेवल को? एवरेज कंजम्पशन रेट, एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस, इमरजेंसी परचेसेस। सो एवरेज कंजम्पशन रेट 15 यूनिट्स पर डे मल्टीप्लाइड बाय 4 दिन यानी 60 यूनिट्स हो गया। तो एग्जाम में आपको ये जो EOQ निकाला उसके 2 मार्क मिलेंगे, ये 200 के 2 मार्क, और ये बाकी के लिए 1-1 मार्क, 6 मार्क का क्वेश्चन है। सिंपल था। नहीं तो बोलेंगे बात 6 मार्क इतना करना क्या, और है क्या उसमें, समझाने को टाइम लगता, नहीं तो करने में क्या टाइम लगता, 2 मिनट लगते हैं। अब अपने जो निकाला एक बार समझ लेंगे। नहीं, प्रॉब्लम इज ओवर, बट व्हाट इज ROL? ये 300 यूनिट ROL, इसका मतलब हमें क्या समझा? हाँ, मतलब हमारी स्टॉक लेवल जैसे कंजम्पशन होगा तो स्टॉक का बैलेंस कम कम होते जाएगा। जब हमारा क्वांटिटी का बैलेंस 300 हो जाएगा तब हमें क्या करना है? नेक्स्ट क्वांटिटी के लिए ऑर्डर प्लेस करना है। कितने की प्लेस करना है? 200। क्यों? EOQ 200 है, समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद मैक्सिमम लेवल 440। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक लेवल शुड नॉट जनरली एक्सीड 440। यदि होती है तो क्या करना है? यू हैव टू इन्वेस्टिगेट कि क्या प्रॉब्लम है। स्टॉक गोडाउन में जाके एक एक चेक करना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ क्या है। ये तो कैलकुलेशन एरर भी हो सकती है बैलेंस निकालते समय, या इधर का आइटम उधर भी पोस्टिंग होता है, टायर ट्यूब में चले गए, ट्यूब टायर में आ गए, बहुत कुछ भी होता है। जैसे एक बैंक में पैसे डालते दूसरे में जाते रिकंसाइल करते ना, वैसा भी होता है। तो सारी एरर फ्री करने के बाद फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, कहीं फालतू के आइटम पड़े तो नहीं है। तो वो सब के लिए है, मतलब प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए मैक्सिमम लेवल। तो इससे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ा तो यू हैव टू इन्वेस्टिगेट व्हाई द लेवल्स आर मोर एंड अकॉर्डिंगली टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। फिर उसके बाद मिनिमम लेवल 150। का मतलब क्या होता है कि जनरली स्टॉक लेवल शुड नॉट फॉल बिलो 150 यूनिट्स, बट इफ इट टचेस 150 यू हैव टू टेक एक्शन फॉर एक्सपीडाइटिंग द डिलीवरी। मतलब डिलीवरी जल्दी जल्दी हो माल की, इसलिए आपको कुछ एक्शन लेनी शुरू करे। फोन करो, उसको मैसेज भेजो, जो भी है, नहीं तो आदमी को भेजो, ठीक है। उसके बाद भी माल आया ही नहीं और अभी अपने पास सिर्फ 60 यूनिट ही बचे, सिर्फ 60 ही बचे, तो क्या करेंगे? तो लोकली सप्लायर को फोन करो, कौन कौन है उनसे कोटेशन लो, सप्लायर को फोन करो, कोटेशन लो और माल लेके आओ, ठीक है, बस खत्म। आर यू फॉलोइंग? सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी कैलकुलेट ऑल दीज लेवल्स। तो अल्टीमेट हमारा उद्देश्य क्या है कि देयर शुड नॉट बी हेवी स्टॉक, देयर शुड बी मिनिमम और एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग स्टॉक शुड बी मिनिमम, ordering stock should be minimum, and levels are to be set in such a way that always right quantity of material is available at right time and there is no stock out, there is no stock out. This is the reason for calculating all these levels and EOQ and all that. और आपके पास 5000 से ज्यादा पुर्जे है, रोज एक आइटम भी स्टॉक आउट होते गया तो आपका प्रोडक्शन रोज का हैम्पर होगा, तो 13 साल वैसी प्रोडक्शन नहीं होगा। कैलकुलेट किया था अपन ने। सो इट्स सो इंपॉर्टेंट। और ये सारी चीजें जो है ना, अपने घर में जो हाउस लेडी रहती है, हाउस मेकर, आपकी मम्मी, वो सब फॉलो करती है। आपके किचन में भी कितने आइटम रहते हैं बोलो? किचन में कितने नंबर ऑफ आइटम्स रहते हैं? 1000 एक तो आ ही जाते, 1000 एक तो आ ही जाते। सब गिनना पड़ेगा ना उसमें। आप तो सिर्फ दाल चावल आटा गिनेंगे, कितना रहता है? जीरा, मिरा, हिंग, काला मसाला, गरम मसाला, फलाना मसाला, पाव भाजी का मसाला, और क्या क्या दाबेली का मसाला, डोसे का मसाला, सांबार का, अरे कितने प्रकार है, ठीक है। फिर नमक है, फिर शक्कर है, गुड़ है, फिर इलायची है, कार्डमम है, कितने कितने प्रकार रहते हैं। तो वो सारे उनको देखना पड़ता है कि कोई खत्म हुआ है तो प्रॉब्लम। तो जनरली व्हाट दे डू, वो फ्रिज के ऊपर वो मैग्नेटिक स्टिक से एक अपना लगा रखा है, एटलीस्ट हमारे घर में रहता है वैसा, एक अपना पन्ना, 1-2 पन्ने चिपके रहते हैं। और फिर जो भी खत्म हो गया या खत्म होते आया तो हमारी वाइफ उसमें लिख के रखती है। तो जब बाहर जाना है तो वो चिट्ठी में क्या क्या है न लेके आने का, नहीं तो फिर भूल जाएंगे ना, हाउ विल रिमेंबर।
तो कभी नमक ही खत्म हो गया तो सब्जी कैसे बनाएंगे भैया, टेस्ट नहीं लगेंगी ना, कि लगेंगी। चाय बनाई, अरे शक्कर खत्म हो गई, अरे फिर चाय खत्म हो गई, कभी तो कभी शक्कर खत्म, कभी चाय खत्म, कभी, अरे कैसा होगा। मेहमान आए, आवाज दिया घर में, अरे भाई चाय वाय तो पिलाओ, फिर उन्होंने किया, अरे नहीं सर वो तो चाय की पत्ती खत्म हो गई है, अच्छा जान दो कॉफी पिलाओ, कॉफी बॉटल तो लाई नहीं, पत्थर हो गई, लाई थी लेकिन वो पत्थर हो गई। ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा। तो यू हैव टू कीप अप्रोप्रिएट ट्रैक कि कौन से अपने पास स्टॉक है, कौन से खत्म हो गए, कौन से खत्म होने वाले हैं, और उसके हिसाब से। और बहुत ज्यादा लेके रखेंगे तो मुश्किल है। बोले कॉफी बार बार खत्म होती, 5 किलो लेके आओ ठीक है, 5 किलो लेके आके रखेंगे तो, और खराब हो गई तो प्रॉब्लम है। एक बॉटल भी लाते हैं 400 ग्राम की, इतनी बड़ी आती है 400 ग्राम की, उसमें गलती से आपने गिल्ला चमचा डाल दिया, गिला चमचा गलती से डाल दिया तो पूरा वो पत्थर बन जाती है कॉफी, कुछ नहीं खा, फेंक देना पड़ता आपको। सेम थिंग अबाउट बोर्नविटा और एनी अदर हॉर्लिक्स एक्सेट्रा वॉट एवर यू ड्रिंक। तो ये सारी चीजें ध्यान उनको रखना पड़ता, सो दे आर एक्सपर्ट इन ऑल दिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट घर से शुरू होता है। आर यू फॉलोइंग? चलिए तो समझो आप उसको। मैं आपको एनालॉजिकल एग्जांपल इसलिए देता हूं कि आपने कोई फैक्ट्री का स्टोर देखा नहीं, तो कम से कम किचन का तो देख लो एक बार जरा ठीक है क्या रहता। तो चलिए आगे, सिंपल था क्वेश्चन, था कि नहीं? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, प्रॉब्लम खत्म हो गया। शुड हैव प्रॉब्लम प्लीज आस्क। है क्या डाउट? है नहीं? अब 2.8 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बोला आप लोग। 2.8, जिनके पास मटेरियल नहीं उनके लिए मैं कॉपी पेस्ट करके लेके आता हूं। देखो करो, अभी बहुत किए ना मैंने यार, कितने के 10-15 मिनट किए मैंने अब तो। बोले तो 8वां ही है, अरे बीच में एग्जाम्पल कितने दिए थे। चलो करो, कुछ नहीं, क्या क्या दिया है वो नंबर न्यूमेरिकली लिख के रखो, अपने आप आ जाएगा। लिस्ट आई फॉरगेट। कल और परसों मुझे थोड़ा सा गाँव जाना है। दिस वॉज डिसाइडेड बिफोर योर डेट ऑफ 15th वॉज डिसाइडेड, इसलिए नॉर्मली आई डोंट गो अनलेस द होल कोर्स इज ओवर, बट ये बार पहले से प्रोग्राम बना था। तो मुझे कल और परसों 2 दिन में नहीं हूँ। संडे को क्लास इस बार नहीं रहेंगी, फिर अगले संडे से संडे को भी रहेंगी। विदाउट दैट कोर्स विल नॉट बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा 2 दिन आपको, मतलब आज का थर्सडे है ना, तो फ्राइडे सैटरडे और संडे छुट्टी रहेगी। नेक्स्ट विल मीट मंडे, यानी सिर्फ कॉस्टिंग के लिए, बाकी क्लासेस चलते रहेंगे आपके। संडे, इस संडे को कोई क्लास नहीं होगी, बाकी सब्जेक्ट के भी, और अगले संडे से सारे क्लासेस होंगे। मतलब फॉरगेट अबाउट एनी हॉलीडेज, कभी कभार एक हाथ बार दे देंगे तो दे देंगे। ये जैसे 2-4 संडे कंटिन्यूस काम हो गया, अब लगा यार बहुत थक गए अपन लोग, आप लोग, हम लोगों को तो क्या 2 घंटे बड़बड़ करके जाना है, आपको तो सबको सहन करना है ना ठीक है, चलो तो ये करो। और एक था इन्फॉर्मेशन, आपने भी पढ़ा होगा, वो काफ़ी वायरल हुआ है इन्फॉर्मेशन। वो हमारे जो आरोग्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर राजेश टोपे, उन्होंने एकदम कड़क शब्दों में वार्निंग भेजा है सबको, पर्टिकुलरली शादी ब्याह वालों को, लेकिन अपने को वो लागू नहीं, इसलिए वो नहीं बताता। कोचिंग क्लास चलने के लिए बोला है कि ऑल स्टूडेंट्स मस्ट वियर मास्क, और वो रेड डालेंगे। अभी छोड़ो, हेलो अभी छोड़ो, अभी ने कल से ध्यान रखो आप, या मेरे लेक्चर होने के बाद से ध्यान रखो। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट वियर मास्क, और वो आने के समय वो वहाँ पे वो सैनिटाइजर और वो टेम्परेचर गन होना चाहिए। ठीक है, किसी को सर्दी खांसी बुखार है तो उस दिन छुट्टी ले लेना चाहिए। ठीक है, दैट आई ऑल्सो एग्री कि किसी को मतलब तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा भी बुखार है तो आप घर में बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको बैकअप पूरा देंगे। पूरा टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो आप मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरा लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है। वैसे भी आप डिफिकल्टी पूछते ही नहीं, तो लाइव हो कि वीडियो हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बराबर है कि नहीं। तो मतलब बीमार है तो फिर एब्सेंट रहो डेफिनेटली। ठीक है,
और उन्होंने बोला है कि यदि ये फॉलो नहीं किया जाएगा, जैसे आए दे आर गोइंग टू रेड ऑल कोचिंग क्लासेस, मतलब उनका स्क्वाड का स्क्वाड आएगा, ठीक है, और फिर देखेंगे अरे किसी ने नहीं पहना तो 5,000 रुपये फाइन, हर एक को 5,000 देना पड़ेगा। ध्यान रखना, वो मैं नहीं दूंगा, आपको देना पड़ेगा, ठीक है, मैं मेरे लिए दूंगा। मैं मास्क पहनना मुश्किल है, इसलिए मैं मास्क पहनूंगा तो आपको आवाज अलग आएगी और आप देख भी नहीं पाओगे, तो इसलिए टीचर के लिए लेट अस एग्जाम इट, बट स्टूडेंट के लिए तो जरूरी है, ठीक है। प्लस अभी अपने क्लास में थोड़ा भीड़ ज़्यादा हो जाता है, बट उनका रिक्वायरमेंट ये है कि एक बेंच पे एक ही बैठेगा, ऐसी रिक्वायरमेंट है उनकी, ठीक है। तो वैसे भी वो रेट डालने वाले वगैरह 9 बजे तक उठते नहीं, हेलो ठीक है, रेट डालने वाले वगैरह इतने जल्दी कौन आते, जो आएंगे वो सब 9, साढ़े 9, 10 के बाद आएंगे। तो उसके बाद के क्लास में आप ध्यान रखना, तो अलग अलग बेंच पे बैठना, ठीक है, नहीं तो अननेसेसरी फाइन हो जाएगा। और पहली बार फाइन करेंगे बोले, दूसरी बार फिर कभी रेट डालेंगे, और दूसरी बार भी आपने उल्लंघन करते हुए पकड़ा तो क्लास बंद, दे विल सील इट। तो आप ध्यान रखो, ये आपने क्लिप पढ़ा नहीं होगा तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं, ठीक है। बहुत ही उसने कड़क शब्द में बताया, बिकॉज द कोरोना केसेस आर राइजिंग और वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो दे विल अगेन डू लॉकडाउन, फिर घर में बैठो, सब बंद। अनफॉर्चुनेटली सबके बारे में बताया, बोले शादी में 50 लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब 1-2 शादी अटेंड किए, मैंने 600-600 लोग आते हैं रिसेप्शन को, क्या करने का, इतने काय को बुलाते मालूम नहीं, सभी की तो शादी होती है, उसमें नई बात क्या है, ठीक है ना। 600-600 लोग बुलाते काय के, भाई तो 50 के ऊपर बुलाने ऐसा बोला है। तो ही विल क्रैक डाउन ऑन ऑल मंगल कार्यालय, ऑन ऑल कोचिंग क्लासेस, ऑन ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अमरावती वगैरह में ऑलरेडी बंद कर दिए उन्होंने, वाशिम डिस्ट्रिक्ट में पूरा बंद कर दिया, स्कूल्स वगैरह ऑलरेडी बंद कर दिए, बिकॉज केसेस आर राइजिंग। तो अपने यहाँ भी लोग तो सुनने वाले नहीं है, अपन भी नहीं सुनने वाले मेरे ख्याल से, तो बंद हो जाएगा फिर। जम गया क्या प्रॉब्लम? पहले प्रॉब्लम क्या, कैसा, पहले तो डेटा लिख लेना चाहिए क्या क्या दिया है। ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है लेटेस्ट एग्जाम का, ये आ गया तो मतलब आपको समझ गया सब पूरा। जम रहा है क्या? 2 मिनट देता हूं और हो गया। चलो शुरू करूं कि कर रहे? आप सिर्फ रीऑर्डर क्वांटिटी निकाल के रुक जाओ, क्योंकि वो गलत निकाली होंगी तो आगे सब गलत हो जाएगा ना। ओनली कैलकुलेट रीऑर्डर क्वांटिटी एंड वेट। हो गया होगा तो बताओ। आर ओ क्यू मतलब ई ओ क्यू निकाला क्या? ठीक है। अब देखिए, पहले अपन जैसा बेसिक चीजें लिख लेते हैं, जैसे 20,000 यूनिट्स, ये क्या है? व्हाट इज दिस 20,000 यूनिट्स? एनुअल नहीं है, मंथली है। तो एनुअल कंजम्पशन कितना हुआ?
इंटू 12, 2 लाख। वो भी गलत है, वो भी गलत है। वही तो है, इंस्टीट्यूट वाले ना हमारे सीधे सीधे प्रॉब्लम नहीं देते, वो आपको कहीं ना कहीं गड़ाने वाले रहते हैं। अपने को लगता अपन ने बरोबर किया। अभी क्या लिखा है देखो ना, मेसर्स एस जे प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 20,000 यूनिट्स। तो ये तो फिनिश गुड है। और ये क्यों काय के लिए रहता है, रॉ मटेरियल के लिए कि फिनिश गुड के लिए? ये तो फिनिश गुड है। तो आपने ए यदि 2,40,000 लिया होगा या 20,000, दोनों गलत है। नहीं समझे भैया? खरीदते क्या है हम, और मैन्युफैक्चर जो करते हैं उसको तो बेचते हैं ना। तो अपने को तो कितने खरीदना है, रीऑर्डर क्वांटिटी ऑफ परचेस निकालनी है। मतलब ईओक्यू इज ऑलवेज अबाउट रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स एंड नॉट अबाउट फिनिश गुड। पहली गलती हो गई, यही होता है एग्जाम में। तो वो थोड़ा सा दे जस्ट ट्विक इट। यहां पे मैं करता हूं तो बराबर बराबर बराबर, जब खुद करते गलत होता तब पता चलता। इसलिए होमवर्क करना जरूरी है। तो पहले तो ये 20,000 का कुछ भी फायदा नहीं, फिर काय को दिया? आपको गुमराह करने के लिए, एंड ही इज क्वाइट सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। ठीक है ठीक है, आगे तो छोड़ दो उसको, कोई काम का नहीं। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, हाँ ये काम का है। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर? ओ इज इक्वल टू ₹1,500 पर ऑर्डर। द परचेस प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इज ₹100, इसको बोलते हैं सी। याद है ना आपको, ₹100 पर केजी, ऐसा पूरा लिखो। द रीऑर्डर पीरियड इज 5 to 7, इसका मतलब ये क्या है? लीड टाइम है। लीड टाइम 5, 6 और 7। मैं इतना शॉर्ट में लिखता हूं। अभी क्या हुआ मतलब इसका 5, 6, 7 का? मिनिमम 5, एवरेज 6 और मैक्सिमम 7। समझा ना? कैसा आया तो समझ गया ना? 5 to 7 मतलब 5 + 7 डिवाइड बाय 2। ओके, द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वेरीज फ्रॉम 200 to 300 एंड एवरेज बीइंग 250 पर वीक। तो कंजम्पशन रेट कितना कितना है? 200 kg पर वीक, 250 kg पर वीक और 300 kg पर वीक। ठीक है। उसके बाद द कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 9.75। तो आय क्या होगा? 9.75% है, तो आय क्या होगा? 100 रुपए कॉस्ट है ना आपकी, तो 100 का 9.75%। कैलकुलेटर से करो, 9.75 रुपीज पर यूनिट पर एनम। इतना समझा? तो अपने को ए नहीं दिया उसने, कि दिया? कॉमन सेंस लगाओ, जो डेटा दिया उसमें से एक ऐसा निकालेंगे, एनुअल कंजम्पशन। 20 × 12, 20,000 × 12 तो है ही नहीं, क्योंकि तो फिनिश गुड है। हाउ यू फाइंड ए? बस एवरेज कितना है पर वीक? 250। साल भर में वीक्स कितने होते हैं? 52। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 250 × 52। अब दिया नहीं इसलिए हम एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं आप एनुअल कंजम्पशन ए इज इक्वल टू 52 वीक्स इंटू 250 kg पर वीक एवरेज बेसिस पे। तो ये आएगा 13,000 kg। बस ये पॉइंट है जो गलत करेंगे आप। कर लिया होगा ना? तो अपन जैसे फिगर देखते हैं, हमारा क्या होता, ये माइंड जो है, मतलब दिमाग जो है अपना प्रोग्राम हो जाता है। जैसे अकाउंट्स का प्रॉब्लम है, ऊपर स्टॉक दिखा तो ओपनिंग, ट्रायल बैलेंस में दिखा तो ओपनिंग, ऊपर दिखा नीचे दिखा तो क्लोजिंग, ऐसा अपन फिक्स कर लेते। लेकिन कभी कभी ओपनिंग एडजस्टमेंट में आ सकता है और क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में आ सकता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसा कोई दिमाग में कुछ भी ऐसा फिक्स मत करो। अब आप निकालेंगे ईओक्यू, आसान है। फॉर्मूला लिखिए, मैं नहीं लिखूंगा, बहुत बार लिखा। 2A 13,000, O 1,500 अपॉन I 9.75। $2,000 आ गया किलो, पूरा लिखो 2,000 किलो। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, रीऑर्डर। देयरफॉर रीऑर्डर क्वांटिटी,
ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2000 kg। ये मेरा पहला आंसर हो गया। समझा क्या इतना आपको? कोई डाउट है? तो व्हाट इज द टेक अवे इन दिस प्रॉब्लम? EOQ is about raw material and components, not about finished goods। तो कहीं finished good दिया है उसको मत ले लेना, बस। समझ रहे हैं ना? लॉजिक समझ रहा पूरा? और अपन ऐसा ध्यान में नहीं आता अपना, ये गलती अनायासा ऐसी हो जाती है। फिर अपन बोलते मैंने तो बराबर किया, एग्जाम में मार्क नहीं देते, फेल करते हो जबरदस्ती। तो आपके दुश्मन थोड़ी है। नंबर 2, रीऑर्डर लेवल। अभी तो आसान है सब, कि नहीं है? ROL क्या रहता? मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। एग्जाम में फॉर्मूला लिखना अनिवार्य है। अनिवार्य है मतलब कंपलसरी है। मैक्सिमम, क्योंकि अपने को हिंदी नहीं समझते ना, इंग्लिश समझती है। मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। मैक्सिमम लीड टाइम 7 वीक्स, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट 300, तो 2100 kg। आसान है। फिर मैक्सिमम लेवल, वही पूछते क्या? मैक्सिमम लेवल क्या रहता है? ROL माइनस मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम कंजम्पशन रेट प्लस यहाँ पर EOQ। इट कैन बी Q और EOQ। ROL 2100, मिनिमम लीड टाइम 5 हफ्ते, मिनिमम कंजम्पशन रेट 200, EOQ आ गया आपका 2000 4100 माइनस 400, 3700 आ गया क्या? देखो आप कैलकुलेशन आ रहा है क्या? 3100, ठीक है, कैलकुलेशन गलती, 3100 किलो, ठीक है। 4100 माइनस 1000 ना, हाँ बराबर है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट, ये जो आंसर आता है उसके नीचे 2 लाइन खींचते जाइए आप। जैसे 2100, 2 लाइन खींचो। कारण क्या है? एग्जामिनर पेपर देखता तो उसको पटपट आंसर दिखने चाहिए, ताकि टक टक मार्क देंगे वो। एग्जामिनर को जितना तकलीफ ज्यादा उतना मार्क कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो उसको जल्दी दिखना चाहिए, इसलिए अंडरलाइन करने का उसको। चौथा क्या पूछा है? मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कैसे करते? ROL माइनस एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज कंजम्पशन रेट। आसान लग रहा है कि नहीं, आप बताओ। ROL कितना है? 2100 माइनस एवरेज लीड टाइम 6 और एवरेज 250। याद है क्या? सिर्फ लिखने का काम नहीं करने का, समझना भी साथ साथ। तो 250 इंटू 6, 1500 माइनस 2100, 600 आ रहा क्या? फिर क्या पूछा है? एवरेज स्टॉक लेवल। बस ये तो मालूम है आपको। 5वां, एवरेज स्टॉक लेवल, तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, तो 3100 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2। वन 1850 kg लिखा कि नहीं, देखते जाओ। और SS प्लस Q बाई 2, मिनिमम लेवल 600 प्लस Q बाई 2, Q कितना है? ऑर्डर क्वांटिटी 2000 है ना, डिवाइड बाई 2, 1600 के। फॉर्मूला लिखना है, मैंने नहीं लिखा, बार बार लिख के जाने पे आता मेरे को। मेरा कॉपी एग्जामिनर के पास जाने वाला नहीं है, सो आई हैव एक्सक्यूज। आपकी कॉपी एग्जामिनर के पास जाएंगी जब एग्जाम में लिखेंगे, लेकिन यहां से आदत करेंगे तो एग्जाम में करेक्ट लिखेंगे। तो पूरा लिखिए। कोई डाउट है? बोलिए। है क्या? हेलो, है क्या? बोलो ना। सिंपल था? पक्का? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करके बताइए विदाउट मिस्टेक। यानी आप ऐसे समझ लिया आपकी 6 मार्क की प्रिपरेशन करीब करीब हो गई। एक क्वेश्चन आता है 5-6 मार्क का इस टाइप का,
तो ये भी एग्जाम का ही है 2018। चलिए क्वेश्चन नंबर 2.9 करो बोला फटाफट। और पूरा रफ पेपर में नहीं करना, मतलब ऐसा लिख के, रफ भी कर रहे होंगे तभी पूरा ऐसा लिख के बढ़िया करना है। रफ वर्क भी करेंगे तो फेयर जैसा होना, तो आदत बन जाती है। नहीं तो बोले अपन एग्जाम में बरोबर करेंगे, यहाँ तो पट पट कर, नो, आदत बन जाती है। कोई डाउट है बोलो बेटा, प्रॉब्लम चाहिए? कौन सा 2.9 चाहिए ना आपको? 2.9 कोई भी चीज समझी नहीं होंगे तो पूछे रे बाबा। जब तक आप नहीं बोलते आपको नहीं समझा, तब तक मुझे नहीं समझेगा कि आपको नहीं समझा। कंफ्यूजन हुआ होगा तो बोलो। कोई भी डाउट है तो पूछना चाहिए। डोंट कीप एनीथिंग इन माइंड, दिमाग में कुछ भी मत रखो, पूछो। तो अभी प्रॉब्लम आ गया कि पहले ध्यान रखना वो रॉ मटेरियल है कि फिनिश गुड है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती ना। हर एक प्रॉब्लम में शक की नज़र से देखने का, भैया रॉ मटेरियल है कि फिनिश गुड है, रॉ मटेरियल या कंपोनेंट। हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ अलग रहेगा और अपने कॉमन से अलग करना है। बेसिक्स तो हो गए, मतलब ईओ क्यू और लेवल के हिसाब से बेसिक्स परे हो गए। अभी आपको प्रैक्टिस करना है, अलग अलग प्रॉब्लम आएगा, दिमाग लगाने का। कोई भी दो प्रॉब्लम एग्जैक्ट एक जैसे नहीं होंगे, थोड़ा ना कुछ इधर उधर ट्रिकिंग रहता है उसमें।
अभी आसान लग रहा होगा ना आपको कि नहीं? डिफिकल्ट लग रहा है? हेलो, डिफिकल्ट लग रहा है कि आसान लग रहा है अभी? बट प्रॉब्लम करने हो गया क्या कि नहीं? बोलिए, शैल आई डू इट? करना है मुझे? देखो, पहले तो अपना बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है, क्या क्या दिया वो लिख लेने का चुपचाप। जैसा ये 60,000 क्या है? ए है, क्योंकि उसने क्लियर लिखा इट यूजेस 60,000 एनुअली ऑफ मटेरियल रेक्स। मटेरियल का नाम रेक्स है, लेकिन मटेरियल है ना वो, तो ये तो फिनिश गुड नहीं है। यहाँ पे वो वाली बात नहीं, पिछले वाली प्रॉब्लम की, या कोई और बात होंगी। तो ए हो गया आपका, कितना हुआ? 60,000 यूनिट्स। एनुअली दिया है ना बराबर, देखो एनुअली, ठीक है। आगे कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? ओ। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर को ओ बोलते ना, ओ फॉर ऑर्डर, ₹800 पर ऑर्डर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कैरिंग कॉस्ट 15% पर एनम ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। रीऑर्डर पीरियड 10 डेज, ठीक है। रीऑर्डर पीरियड, अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल 800 है, नहीं कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया ना ऊपर, ये रेक्स कॉस्टिंग 10 पर यूनिट। कॉस्टिंग 10 पर यूनिट मतलब C इज इक्वल टू ₹10 पर यूनिट। एंड कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 15%। तो कैरिंग कॉस्ट आय क्या होगा? 10 इंटू 15%, तो कितना हुआ? 1.5 रुपीज PUPA पर यूनिट पर एनम, बराबर है ना? ₹1.5 आएगा ना उसका, 15%, ठीक है ना। आगे, हाँ बोलो बोलो। हाँ ना, मैं कहा नहीं बोल रहा हूं। मेरे को बताओ, अपन ने कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या लिखा है? व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट, कैसे निकालते हैं? टेबल याद है क्या आपको? Q/2 इंटू आई, ठीक है। Q/2 यानी क्या? एवरेज इन्वेंट्री। Q/2 यानी क्या? इंटू आई। तो Q/2 यानी एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज बेसिस पे आएगा ना, कि नहीं आएगा? हेलो, कि नहीं? अरे भाई, हम क्या करते हैं, जैसे 1000 यूनिट लिए तो हम उसके 500 मानते हैं ना, 1000 0 to 1000 0 to 1000, उसका आधा कर देते 500। तो Q/2 एवरेज है और उसके और पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इट इज ऑन एवरेज। तो वो बोले कर ना बोले, अभी तक जितने प्रॉब्लम किए ना अपन ने, अभी तक जितने प्रॉब्लम किए वो सारे एवरेज बेसिस पे ही किए, क्योंकि फॉर्मूला भी एवरेज बेसिस पे डिराइव होता है। तो ये एक वर्ड उसने क्या डाल दिया, सारे लोग कंफ्यूज हो गए ठीक है भैया, वो रहता ही है एवरेज पे, नहीं समझे? इट इज ऑलवेज ऑन एवरेज बेसिस, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दैट, इट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन एवरेज। Q/2 इंटू आई, इसी से फॉर्मूला डिराइव किया ना अपन ने। Q/2 क्या है? एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट। तो एवरेज इन्वेंट्री पे कैरिंग कॉस्ट आ गई ना आपकी। एक यूनिट कैरी करने के लिए ₹1.5 लगता है, और मेरी एवरेज इन्वेंट्री यदि 1000 है तो 1000 इंटू 1.5, इज इट नॉट ऑन एवरेज इन्वेंट्री? यस। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। तो कभी कभी कैसा होता है, मान लो आप गए वहां पे, बॉम्बे गए, ठीक है, और उनको पूछा किसी को,
रास्ते पे जा रहा कोई, मान लो हॉकर वगैरह कुछ, उसको पूछा अरे भैया विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ है, तो बोलेंगे मालूम नहीं भैया। बोलेंगे वीटी कहाँ है, अरे वो क्या है वीटी, वीटी समझता लोगों को, विक्टोरिया टर्मिनस बोले को कन्वर्ट होता है। मतलब करेक्ट बोलने से बहुत बार समझता नहीं अपने को, बराबर है कि नहीं। आपके जैसे मैं बोलूंगा पीएसटीएन, क्या आपके घर में पीएसटीएन है क्या? आपके घर में पीएसटीएन है क्या? नहीं है। मैं बोलूंगा क्या आपके घर में लैंडलाइन है? लैंडलाइन फोन रहता ना, वो बड़ा सा फोन उठा के हेलो करते फोन, आजकल वो भी जा रहा, बट कुछ लोगों के पास तो होगा ना कि नहीं है, उसको पीएसटीएन बोलते हैं। मतलब क्या? पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, उसका करेक्ट नाम है। पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क उसका करेक्ट नाम है। किसी को पूछेंगे तुम्हारे यहां पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क है क्या? नहीं बोले ऐसा नहीं है। लैंडलाइन है क्या? हाँ है ना। तो बहुत बार क्या होता है, जो नाम रूढ़ हो जाते हैं, बार बार सुनते हो सच लगते हैं, जो करेक्ट होने के बाद भी कभी सुनते हैं तो गलत लगते हैं, प्रॉब्लम वो है। समझ रहे ना? हाँ, तो हमने अभी तक जो कैलकुलेशन किए बाबा, वो एवरेज बेसिस पे ही किए। Q/2 इंटू आई फॉर्मूला डेरिव करते समय अपन ने किया ना, Q/2 एवरेज इन्वेंट्री है कि नहीं, 1 यूनिट को 1.5 रुपया लगता, तो एवरेज 1000 यूनिट दिया है तो 1000 इंटू 1.5, ये एवरेज पे कैलकुलेट किया ना कैरिंग कॉस्ट हमने। ऐसे क्यों कर रहे, समझ रहे क्या? बस तो ये ऐसा, दीज आर द टेक्निक्स कि स्टूडेंट को कैसे गुमराह करना, उसका ही टेक्निक है। अभी तक के बराबर चल रहा था, डाल दिया उसने, एग्जाम का क्वेश्चन है ना, ये डाल दिया एवरेज, हो गया अपना कंफ्यूजन। यानी जो अपने को मालूम था वही करेक्ट था। चलो ठीक है, हेलो समझ रहे ना? ये पर यूनिट पर एनम 1.5 रुपया है, और एवरेज जितना रहेंगे उसी को मल्टीप्लाई करेंगे नहीं हम, हर स्टेटमेंट में वही किया, Q/2 इंटू आई। चलिए फिर सेफ्टी स्टॉक 600, इसका मतलब क्या होगा? एसएस को क्या बोलते हैं? मिनिमम स्टॉक 600। और अपना क्या ठहरा है? ऐसा ठहरा है अपना अभी अभी। कैसे ठहरा है? आज ही ठहरा है। जो एक आधी लेवल दी हुई है ऑलरेडी, उसको यूज करके बाकी को कैलकुलेट करना। याद है क्या आपको? नोट भी करके रखा अपन ने। चलो, तो अभी क्या पूछा है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बोले अब तो हम कर लेंगे। नहीं मैं करता हूं ना। √2AO अपॉन आई। √2A है 60,000, O 800, I 1 रुपया 50 पैसे। $8,000 यूनिट्स। पूरा बोलते जाओ, पूरा लिखते जाओ। तो पहला हो गया, ठीक है। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल की वजह पे सपोज अपन पहले ROL निकाला, चलेगा ना आपको? क्या होता है, एक क्वेश्चन आगे पीछे, तो पहले ROL निकाल लेते हैं। तीसरा, अब उसने मिनिमम लेवल दिया है, तो हमारे पास ROL निकालने का एक फॉर्मूला है जिसमें हम मिनिमम लेवल यूज करते हैं। याद है क्या? और एक चीज है, यहां पे उसने दिया कंपनी ऑपरेट्स 300 डेज इन अ ईयर, मतलब वो 300 दिन काम करते हैं। अब साल भर में कितना कंज्यूम करते हैं? 6000, मतलब 300 दिन में 60,000। वे साल भर में 300 दिन काम करते हैं और साल भर में 60,000 यूनिट्स यूज करते हैं, मतलब कंजम्पशन रेट पर डे क्या हो गया? बस वो नहीं आपको जम रहा था, बराबर है ना? बस अब इसके लिए कोई उपाय नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस, यही उपाय है। कॉमन सेंस बढ़ाना पड़ता। कंजम्पशन रेट 60,000 यूनिट साल भर में, 300 दिन काम करेंगे तो कितना आता? 200 यूनिट्स पर डे। अब ये 200 यूनिट्स पर डे जो है, ये क्या है? मिनिमम है कि मैक्सिमम है कि एवरेज है? ये तीनों है। हमने आपको बताया था नोट में, प्रिंटेड नोट में पढ़ के बताया था कि when only one rate of consumption is given, that itself can be considered as minimum, average as well as maximum। याद है क्या? हर पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता, वो
पढ़ा था मैंने कल, सार्वजनिक वाचन किया था अपन ने उसका, उसमें आखिरी का नोट था, याद है क्या, कि यदि एक ही लेवल देते हैं आपको कंजम्पशन रेट की या लीड टाइम की, तो उसी को मिनिमम मानने का, उसी को मैक्सिमम मानने का, उसी को एवरेज मानने का, तीनों इतने हो गए। ठीक है, फिर आगे रीऑर्डर पीरियड 10 डेज है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब लीड टाइम 10 डेज है उसका, और एक ही फिगर दिया, मतलब तीनों एक ही है, तो लीड टाइम 10 डेज प्रॉब्लम में दिया है ना, 10 डेज। तो हमने सारा डेटा लिख लिया। अब आपको निकालना है ROL। फिर ROL यूजिंग क्या, यूजिंग मिनिमम लेवल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए तीसरा पार्ट पहले करते हैं। थर्ड पार्ट, ROL यूजिंग मिनिमम लेवल, क्या फॉर्मूला है, SS प्लस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन रेट। अब सेफ्टी स्टॉक कितना दिया उसने, 600 प्लस एवरेज लीड टाइम कितने दिन है, 10 दिन, 10 दिन, और एवरेज कंजम्पशन रेट 200 यूनिट्स पर डे। तो ये हो गया 2600। ठीक है, यहां तक समझा। अब हम इसे ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। ऑब्जेक्टिवली यानी वस्तुनिष्ठ तरीके से देखते हैं, एक ही बात हो गई। ठीक है, मतलब फैक्चुअली क्या है, तो कितना सिंपल है देखो भैया, 600 यूनिट आपको मिनिमम स्टॉक रखना है। मिनिमम स्टॉक कितना रखना है, 600 यूनिट, और एक बार ऑर्डर प्लेस करने के बाद 10 दिन लगते हैं माल आने में। 10 दिन लगते हैं, और उस दौरान हम 200 यूनिट पर डे कंज्यूम करते हैं, तो 10 दिन में कितने लगेंगे, 2000। तो 2000, और अपने को 600 के नीचे जाना नहीं, मतलब इसके ऊपर 2000, तो 2000 प्लस 600 कितने हो गए, 2600। वही तो आंसर है ना। सारे फॉर्मूले कॉमन सेंस से बनते, कॉमन सेंस के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। एवरी फॉर्मूला इज कॉमन सेंस कोडिफिकेशन। को समझ रहे, देखो आप 600 से कम जाना नहीं है। ऐसा समझो कि आपके पास 600 रुपए कम से कम होना, और आपने पिताजी को बोलने के बाद कम से कम 10 दिन पैसे भेजते नहीं वो, और 200 रुपए पर डे आपका खर्चा है, तो आपके पास जब 2600 रहेंगे तभी ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ताकि क्या होगा, 10 दिन में 2000 खर्चे हो जाएंगे, 600 बचे रहेंगे, ताकि कभी उनको कम ज्यादा टाइम लगा तो मैनेज कर सकेंगे। दैट्स सिंपल है कि नहीं, कॉमन सेंस बताओ। लेकिन एग्जाम में आपको फॉर्मूले से ही करना है, राइट अ फॉर्मूला, पुट द वैल्यू, फिनिश। बिकॉज प्रेजेंटेशन, अभी प्रेजेंटेशन के चक्कर में लोगों ने दिमाग गिरवी रखे। ठीक है, सारा प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंस दे देते हैं, बट मैं दोनों पे देता हूं, मार्क्स का माने प्रेजेंटेशन, और नॉलेज होना, कॉमन सेंस, दोनों डेवलप करना है। चलो ठीक है, समझा, इतना समझा है ना। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है, तीसरा हो गया। दूसरा भी मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल सकते हैं अपन। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ROL से निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है हमारा, ROL माइनस मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम कंजम्पशन रेट प्लस Q या EOQ। ठीक है, तो ROL है 2600, मिनिमम लीड टाइम 10 दिन, तीनों एक ही है, मिनिमम कंजम्पशन रेट 200 प्लस EOQ 8000। तो क्या हुआ, 8600 यूनिट्स। चिल्लर है कि नहीं। फिर चौथा हो गया, कि चौथा नहीं था, ये दूसरा था सब क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट तीसरा, चौथा, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं हम, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, मिनिमम प्लस मैक्सिमम, आप सिर्फ मिनिमम प्लस मैक्सिमम नहीं लिखना, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। मिनिमम कितना है, 600, मैक्सिमम 8600 डिवाइडेड बाय 2,
4600 यूनिट्स। और क्या फॉर्मूला अपना, एस एस प्लस क्यू बाई टू। एस एस कितना है 600, क्यू बाई टू 8000 डिवाइडेड बाई 2 4600। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, अलग अलग आते हैं। हमने क्या बोला था, अलग अलग आते हैं। यहां पे इक्वल आए, अब बोलो इक्वल, वैसे आपने तो बोला था अलग अलग आएंगे। ध्यान रखो लॉजिक, अलग अलग में इक्वल इंक्लूड है, अलग अलग में इक्वल इंक्लूड है। एग्जांपल देता हूं मैं, यहां पे जितने स्टूडेंट है उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होंगी। सभी लोगों ने एक ही दिन जन्म लिया गया नहीं, बराबर है। तो यहां जितने स्टूडेंट है, एवरी स्टूडेंट विल हैव डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ। इज इट अ रॉन्ग स्टेटमेंट? नो, बट देयर मे बी चांस दैट पर्टिकुलर टू स्टूडेंट मे हैव सेम डेट ऑफ बर्थ। कोई तकलीफ है क्या उसमें? तो इवन इफ आई से एवरीबडी मे हैव डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आउट ऑफ दैट देयर बी सम एक्सेप्शनल केसेस वेयर टू ऑफ देम हैव सेम बर्थ डेट। होगा कि नहीं? तो गलत थोड़ी ना बोला। तो जब हम बोलते अलग अलग आता है, मतलब उसमें इक्वल इंक्लूड है। जैसे अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अलग अलग आते हैं, लेकिन सेम नंबर लिया आपने, 8 8 8, 3 नंबर लिए 8 8 8। इसका अर्थमेटिक मीन भी 8 आता, ज्योमेट्रिक मीन भी 8 आता, हार्मोनिक मीन भी 8 आता, मीडियन भी 8 आता, मोड भी 8 आता। क्या कर लेंगे? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई, हाँ, कहने का मतलब है कभी कभी सेम भी हो सकते हैं गलती से। इट इज रेयरिटी दैट इट विल बी सेम, बट है इस प्रॉब्लम में सेम है। क्या करेंगे उसके लिए? समझा? चलिए आगे। और क्या पूछा उसने? बस इतना ही पूछा, हो गए 6 मार्क, 8 मार्क, 6 मार्क समझ लो, 4 6 मार्क जितने भी होंगे, क्या जितने होंगे उतने मिलेंगे। चलो समझा क्या? बोलो, सिंपल था। अब हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता अपने को, इसलिए प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना जरूरी है। प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना जरूरी है। तो अभी आगे आपको मैंने कौन सा करके दिया अभी? 9th। ठीक है, अब कल के लिए होमवर्क, क्योंकि अभी 2-4 दिन क्लास नहीं ना अपने, आपको 5 दिन मिलेंगे। देखो कैसे मिलते 5। आज का एक दिन है, आज को कौन वार है? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, 5 दिन मिल रहे हैं। 5 दिन में कम से 10 प्रॉब्लम तो करनी चाहिए ना। 2-2 रोज के। मंडे को क्लास है, लेकिन टोटल गिनते हैं 5 आते भाई। आज का दिन गिनोगे कि नहीं गिनोगे? गिनोगे। अभी दिन जाने का ना, रात को 12 बजे दिन खत्म होता, तो आज का दिन गिनो। कल का तो गिनना ही पड़ेगा, परसों का भी गिनना ही पड़ेगा, संडे गिनना ही पड़ेगा। मंडे को 7 बजे क्लास है, रात को 12 बजे दूसरा दिन लगता है। समझ लो। तो मैं कभी गलत नहीं, भूल के भी गलत नहीं बोलता, मैं कभी भी करेक्ट बोलता हूं। तो चलो 5 दिन में 10 प्रॉब्लम। तो आगे होमवर्क है आपका प्रॉब्लम नंबर 10 से लेके तो प्रॉब्लम नंबर 17 तक, 10 to 17। 10 to 17 कितने प्रॉब्लम होंगे? 8। 7 नहीं होंगे। 17 माइनस 10 8, बोले 17 10 7 होता है, बराबर है, 10 इंक्लूड है। गिन लो, 10 11 12 13 14 15 16 17 8। ये सारी चीजें मैं इसलिए बताता हूं कि आपको अलर्टनेस आना चाहिए, और ये सब काम में आने वाला है। ये 10 माइनस 17 माइनस 10 बराबर 8, ये भी काम में आने वाला है कभी न कभी। चलो समझ रहे क्या? हाँ, कोई डाउट है तो पूछने को आइए 1 to 1। आई जस्ट वेट फॉर यू सो दैट यू कम एंड आस्क द डिफिकल्टीज। नेक्स्ट वी मीट ऑन मंडे। बाकी टाइम टेबल एज इट इज रहेगा। अब इसको बंद करना पड़ेगा ना।